तो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह और स्वागत है आपका पीवाईक्यू दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम 30 डेज में 30 लेक्चर्स के थ्रू एंटायर हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी, यूपीएससी किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में हिस्ट्री का पोर्शन आता है और वो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है, आपकी टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, तो ये लेक्चर आपके लिए है। 30 डेज के इस मैराथन में मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करवाऊंगा विद पीवाईक्यू बेस्ड। अब पीवाईक्यू बेस्ड जो प्रिपरेशन होती है वो किस तरीके से होती है एंड इसका मोटिव क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिनेमेटिक वे में हम समझते हैं कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हमारे चैनल के मोटिव से कि हम किस मोटिव से आगे की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग कैसे हो पाएगी? जब आप 30 डेज में आपके एंटायर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे तो वो अपने आप में एक स्मार्ट लर्निंग है कि आपने कम टाइम का यूज करके ज्यादा पोर्शन को कवर किया। हिस्ट्री अपने आप में 4 से 5 महीने का एक जो है सिलेबस है, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें आप 30 डेज के अंडर ही कर लेंगे एंड वीडियो की लेंथ 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो आप चाहें तो अगर 30 डेज की पूरी प्लेलिस्ट अगर आपको मिल जाती है, आप पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इसको एंटायर 10 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो। आप 10 डेज में पर डे अगर 3 वीडियोस भी देखते हो तो 10 दिन में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर सकते हो। सेकंड थिंग, क्विक रिवीजन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका प्रैक्टिस हो चुकी है, आपका बस एग्जाम है 1-2 हफ्ते में, तो आप इस 30 डेज की सीरीज को कंप्लीट वॉच करके देख के आप आपका रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसी में एक्सप्लेनेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों सेगमेंट मिलेगा। एंड प्रैक्टिस तो है ही, जब आपको टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है इस टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के, जब आप वो उनके लिए प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली उन 100 क्वेश्चंस के थ्रू आपके दूसरे 400 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसका आंसर एक ही होगा, बट बचे हुए 3 ऑप्शंस को भी तो एक्सप्लेन किया जाएगा। वो भी तो अपने आप में क्वेश्चन लेके आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप जब करोगे ना, तो अपने आप में वो 100 क्वेश्चंस की जगह 400 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रिपरेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये हमारा लेक्चर 1 है। एक वीडियो में संपूर्ण पाषाण काल, पाषाण युग का अंत, वन शॉट लेक्चर रहेगा। ये आपको काम आएगा एसएससी के एग्जाम में, रेलवे में, बैंक में, पीएससी में और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स में। आप देख पा रहे होंगे हमने बार बार पीवाईक्यू को हाईलाइट किया है, क्योंकि यही हमारा यूएसपी है जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आपने अगर इससे पहले पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कुछ अलग तरीका है पढ़ने का। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसके बाद कोई और लेक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक लेक्चर कितना बोरिंग होता है पढ़ने के लिए। आप पूरा 1-2 घंटे का कोई टॉपिक पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, वो सब यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्योर स्टडी, कोई फालतू की बात नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट ये लेक्चर है, यही आपका कंटेंट है, यही आपका सिलेबस है, यहीं पर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सो भाई, पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, सबसे पहला सवाल कि ये जो तरीका है जो हम यूज करने वाले हैं, ये क्यों जरूरी है? पहला जो है एग्जाम पैटर्न की समझ। एग्जाम पैटर्न की समझ तो एक मोस्ट ऑब्वियस सी चीज है कि जब आप जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के लिए आप जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन कौन सा एग्जाम पर्टिकुलरली बार बार पूछ रहा है। सेकंड, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। आप लेक्चर तो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उस चीज को आप एडिशनल टाइम देंगे तो उससे आपको और बेनिफिट होगा। और ये सब करते हुए आप टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रख रहे होंगे। और जब ये तीनों चीजें आप कवर कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, सेल्फ असेसमेंट, ये दोनों तीनों चीजें कवर हो जाएगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस से ही चीजें हो पाएगी। आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो वहां पर आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन कट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं।
डजंट मैटर माइनस मार्किंग है या नहीं है, आपको नंबर तो तभी मिलेगा, आपको पॉजिटिव मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब आपका आंसर सही होगा, राइट। नाउ द थिंग इज कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, मतलब उसमें गलत ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं, अगर गेस करते हैं, तो गलत ऑप्शन चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 75%, प्रायिकता है 75%, 75%। और सही सवाल मतलब सही ऑप्शन को क्लिक करने की प्रायिकता है 25%, प्रोबेबिलिटी हो जाती है 25%। लेकिन अगर वहीं पर आपको ये पता हो कि ये 2 ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं है, राइट, तो 50% आप आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तो आपके लिए 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब वो तो आप कब कर पाएंगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी उस चीज की, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो हम हाँ, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता तो चले कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरीके से प्रिपरेशन। सबसे पहले तो है ना, हम सेगमेंट में काटते हैं क्वेश्चंस को, कि एक टॉपिक से आपको मोस्टली खींचते हुए, फिल्टराइजेशन करते हुए, अगर आपको बहुत ही निचोड़ के भी क्वेश्चन पूछा जाए ना एग्जामिनर द्वारा, तब भी किसी एक टॉपिक से, हिस्ट्री में टोटल जो है 30 टॉपिक है, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, तो 40-50 टॉपिक्स या चैप्टर्स अगर आप कहें, उनसे अगर आप पर टॉपिक भी अगर सवाल निकालेंगे ना, तो 400 से 450 सवाल नहीं निकलेंगे एक टॉपिक से। आई रिपीट, एक टॉपिक से। उसके बावजूद भी अगर आप सवाल निकालना चाहें तो निकल सकते हैं, बट मोस्टली यही होता है, इससे कम भी होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, बट एक एवरेज डाटा यही है, ठीक है। उसमें भी एक आता है आपका मलाई सवाल। मलाई सवाल में क्या होता है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा आपको 10th लेवल के एग्जाम्स में, 12th लेवल के एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसे सवाल होते हैं जैसे सबसे पहले पालतू जानवर कौन था, आग की खोज और खेती की शुरुआत कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है स्थल आधारित सवाल। ये क्वेश्चंस थोड़े से अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, कि ये क्वेश्चंस का जमाना तो आई थिंक जा चुका है, रेयरली 1-2 क्वेश्चंस आते होंगे। अब है ये वाला टाइम। इसमें क्या होता है कि जगह, समय, खोजकर्ता का नाम, खोज कब हुई, खोज स्थल, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसी का पोर्शन आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि देखिए, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता, ये तो डिसाइड हो चुका है कि कुत्ता ही था, ठीक है। आप करंट अफेयर में कुत्ते के अलावा तो पहले कोई निकलेगा नहीं। लेकिन हथनोरा एमपी, मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। अब मानव का कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिले, हथनोरा एमपी में। लेकिन इससे भी पुराने अगर साक्ष्य कहीं पे मिल गए तो करंट अफेयर का पार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होता है। उसके बाद आते हैं आपके पीएससी और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, जिसमें आपको इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जो रिटर्न एंड वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें दोनों में होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। रिटर्न के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट पूरा पाषाण काल के औजार की तकनीक, जैसे क्लीवर, स्क्रेपर, इस तरीके के थोड़े से डीप टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। डजंट मैटर कि आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये लेवल नहीं देखने को मिलेगा, मिल सकता है, हिस्ट्री है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 30 डेज के इस चैलेंज को हम 3 फेज में कवर करेंगे। पहला फेज रहेगा हमारा एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया जो है 10 दिन तक रहेगा, जिसका पहला दिन आज है, स्टोन एज के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका जो अंत होगा वो हर्षवर्धन एंड साउथ इंडियन डायनेस्टी के साथ होगा। सेकेंड पोर्शन है हमारा फेज 2। फेज 2 जो है डे 11 से डे 17 तक चलेगा, 7 दिन का पोर्शन रहेगा, जिसमें फॉरेन इन्वेजन से लेके हम मराठा एम्पायर तक पढ़ेंगे, भक्ति सूफी मूवमेंट सारे आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जहां से सवाल बनते हैं वो है मॉडर्न इंडिया। इसके क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बनेंगे, और ये 13 दिन का रहेगा। इस फेज में आपको यूरोपियन कंपनी जब आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है, वहां से लेके गांधीयन एरा तक, आर्ट एंड कल्चर तक, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसीज तक, ये सारी चीजें वहां पे कवर होगी, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, सारी चीजें हिस्ट्री का ही पार्ट है, सारी चीजें रहेगी। इसी में आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 3 फेजेस में करेंगे। पहला फेज रहेगा 10 दिनों का, दूसरा फेज रहेगा 7 दिनों का, तीसरा फेज रहेगा 13 दिनों का। आप लकी हैं अगर आपको डायरेक्ट 30 दिनों की ये प्लेलिस्ट मिल जाती है, आप उसको आपके हिसाब से, टाइम के हिसाब से कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे समय को, कि समय क्या है। मैं समय की बात यहाँ पर जो एग्जैक्टली व्हाट इज टाइम से नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हिस्ट्री में आप कोई सा भी बड़ा सेगमेंट होगा, कोई सा बड़ा इवेंट होगा, उसमें एक चीज कॉमन देखेंगे, कि उसका समय जो है बीसीई या एसी में होता है, क्योंकि उसमें डेट्स नहीं होती है। क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही पुरानी होती है, जिसमें आपको जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो बुक्स के बेसिस पे, शिलालेख के बेसिस पे, या कहें कि जो पुरातात्विक खुदाइयां होती है उनके बेसिस पे पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग होती है। अब उसमें आप साल का पता लगा सकते हो कि कितने हजार साल पुरानी कोई चीज है, या कितना समय हो चुका है, कितनी पुरानी कोई चीज है। लेकिन द थिंग इज कि आप डेट का पता नहीं लगा सकते।
तो हिस्ट्री में जो टाइम चलता है मोस्टली जो पुरानी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया ये सारी चीजें उसमें बीसी और एडी में चलता है, जिसे बीसीई और सीई भी कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बिफोर क्राइस्ट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, बिफोर क्राइस्ट रेड कलर से कर देता हूँ। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीरो को मान के चलिए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उससे पहले का समय जितना भी बीसी और बीसीई वाला टाइम है वो ईसा मसीह के जन्म से पुराना समय है। उसके बाद जो एडी या सीई वाला टाइम है एनो डोमिनी या कॉमन एरा, उसे कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, हम एनो डोमिनी सीई में जी रहे हैं, 2026 एक सीई या एडी वाला टाइम है। लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 बीसीई या बीसी का समय है, वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात है। इसे हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी कहा जाता है। हम ईसवी में हैं और उनके जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व हुआ करता था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली स्टोन एज जो है उसे 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, फिर आता है मेसोलिथिक एज जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है, फिर आता है न्यूलिथिक एज जिसे नव पाषाण काल कहा जाता है। थोड़े से दो पॉइंट्स के ऊपर इस पे चर्चा करेंगे। पहले तो टाइमलाइन समझते हैं कि पूरा पाषाण काल की टाइमलाइन जो थी वो 2.5 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 साल पहले थी। ये जो बीच का समय है 2,40,000 साल, ये आपका पूरा पाषाण काल था। ठीक है, इसी समय का इंसान जो था वो खानाबदोश था, यानी भोजन की तलाश में जगह जगह भटकता रहता था। उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल, बदलाव का युग। पत्थर के औजार अब पहले से छोटे हो गए, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। लिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर। ठीक है, पत्थर यानी कि छोटे पत्थर कह सकते हैं। इंसान ने अब पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, यहीं पर आपका जो पहला पेट है या पालतू है वो कुत्ता बना था। ठीक है, कुत्ता हमारा जो है पहला पालतू था और कुत्ता और इंसान की दोस्ती उस समय से चलती आ रही है। फिर आता है आपका नियोलिथिक एज जिसे क्रांतिकारी युग भी कहा जाता है। इस टाइम पे मानव ने सबसे ज्यादा उन्नति करी थी, क्योंकि अगर नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल नहीं होता शायद आज का इंसान इतना डेवलप होने में थोड़ा और टाइम लेता। ये टाइम जो है 6000 बीसीई से लेकर 3000 बीसीई तक चला। मात्र 3000 साल का ये टाइमलाइन जो है इसमें जो है पहिए का आविष्कार हो गया, एग्रीकल्चर हो स्टार्ट हो गया था। इंसान अब जो है खेती की वजह से इंसान अब एक जगह पर घर बना के रहने लगा था। इससे पहले क्या होता था कि खाने की तलाश में बहुत बहुत दूर तक चलना पड़ता था। खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो लाइक शिकार मिल गया तो ठीक है, शिकार बन जाते थे। लेकिन गांव बसने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इसी समय शुरू हो गया था। अब देखिए एक कॉमन सा क्वेश्चन एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट में क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू हुआ था। तो नवपाषाण काल में होता है। कॉमन सेंस है कि अगर एग्रीकल्चर नवपाषाण में हुआ है तो मिट्टी के बर्तन भी तो आपके नवपाषाण में ही होंगे ना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, अनाज को रखने के लिए। ठीक है, कपड़े बुनना, अब इंसान कपड़े पहनने लगा था इसके एंड एंड में, लाइक नवपाषाण काल के एंड एंड में कपड़े वगैरह की भी शुरुआत हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ये आप हाईलाइट कर देता हूँ इससे, ये दो पोस्टर देख पा रहे होंगे। ये एक मूवी है लूसी। लूसी मूवी का ये सीन है जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान अपने जो है लाइक पूरे 100% ब्रेन का यूज करके अलग अलग टाइम पे चला जाता है, या फिर से कहें कि अलग अलग चीजों को जो है देख पाता है, इमेजिन कर पाता है। अभी लूसी नाम कहाँ से आया है? लूसी के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इसकी। शुरुआती पूर्वज जो थे अर्ली होमिनिन्स थे, ये मानव विकास के सबसे पहले कड़ी थे जो लगभग 70 लाख साल पहले वानरों से अलग हुए। आसान है, समझ आ गया होगा कि जो बंदरों से अलग हुए वो कौन थे? अर्ली होमिनिन्स। इनका शरीर चिंपैंजी जैसा था, लेकिन इन्होंने पेड़ों से उतरकर कभी कभी जमीन पर टिकना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस समूह ने पहली बार स्थायी रूप से 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू किया था। दूसरा नाम यह आ गया पिथेलकस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अर्ली होमिनिन्स पहले थे जो बंदरों से अलग हुए, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है 2 पैरों पे चलना शुरू किया। इनकी प्रसिद्ध सदस्य लूसी थी। इनका शरीर इंसानों जैसा था और चेहरा वानरों जैसा छोटा था। पैराथ्रोम्पस ये बहुत मजबूत जबड़ों और बड़े दांतों वाली प्रजाति थी जो सख्त जड़ें और बीज खाती थी। ये हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे बल्कि एक अलग शाखा से थे जो समय के साथ विलुप्त हो गए। देखिए हम होमोसेपियंस हैं, लेकिन हमारे पहले वाली जो पीढ़ियां थी जो होमोसेपियंस बनने से पहले, या कहें कि वो अलग हुआ करते थे, आगे चल के वो भी इंसान बन सकते थे आज के मानव, लेकिन अलग तरीके के होते। हो सकता है हमसे ज्यादा मजबूत होते या हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते, कोई भी क्वालिटी हो सकती थी। लेकिन ये जो है पैराथ्रोम्पस, ये विलुप्त हो चुके हैं।
एकमात्र जो प्रजाति है जो आगे चल के इवॉल्व करी वो है होमो प्रजाति। होमो में भी कई सारे आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। ये रहे मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया है। यह सफर करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे पूर्वज जंगलों में वानरों एप्स की तरह रहते थे और धीरे धीरे विकसित होकर आज के आधुनिक इंसान होमोसेपियंस बने। एक बार में, एक दिन में या कुछ सालों में ही नहीं बने हैं। ये लाखों सालों का सफर है जो आज हम अपना आपको देखते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता को देखते हैं, देखने सुनने की क्षमता को देखते हैं, या कहें कि कुछ काम करने की। पेन है मेरे हाथ में, से क्यों पकड़ पा रहा हूँ? क्योंकि 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां पहले भी थी, लेकिन इसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। अगर होमोशेपियंस, अगर हम होमो हैबिलिस होते हैं या होमो एरगेस्कस होते हैं, ये एबिलिटी आने में लाखों सालों का टाइम लगता है। तो पहला तो जो था होमो वंश यानी मानव की श्रेणी, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये फाइनली जो है हम, ये 13 होमो की 13 प्रजातियां हुआ करती है, जिसके नाम आप पढ़ सकते हैं। होमो हैबिलिस, होमो रुडोफेंसिस, होमो एरगेस्टर्स से लेके होमो सेपियंस तक, जो कि आधुनिक मानव यानी कि आज हम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हम स्टोन एज पढ़ने वाले हैं। स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थलों की बात करेंगे हम पहले। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन स्थल उपयोग किए गए औजारों की तकनीक, आर्थिक गतिविधि और अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर पूरा पाषाण युग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल को भी अपने आप में 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने रीजन बताया कि जो सबसे लंबा टाइम था वो कौन सा था? पूरा पाषाण काल। फिर बीच में आया मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। लेकिन जो सबसे लंबा था, जो 2,40,000 साल तक चला था, कहीं कहीं पर आपको 4,90,000 साल भी दिखेगा, जहां पर लिखा गया है कि 5 लाख पहले स्टार्ट हुआ था, 5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, तो नंबर वेरी करते हैं, बट आप मान के चलिए कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे जो पूरा पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा है। एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों भागों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, स्टोन एज जो है 3 भागों में बांटा था, ये नाम भी लिखे हुए हैं, आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। और ये जो है, ये इसकी भी 3 शाखा है। ठीक है, सो टाइमलाइन भी मैंने बता दिया यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 5 लाख ईसा पूर्व लिखा है, तो आप मान के चलिए कि 5 लाख ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि 4,90,000 साल तक चला था। ठीक है, और जहाँ पर 2.5 लाख साल लिखा रहता है ना, वहाँ पे 2,40,000 तक साल तक चला था। ठीक, जो पूरा पाषाण काल में भी, सॉरी आपका, हाँ, पूरा पाषाण काल में भी इसे 3 भागों में जब बांटा गया, तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा और उनकी टाइमलाइन लिख दी है। इसमें भी जो सबसे अधिक जो समय था वो निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारी धरती पहले आग का गोला भी हुआ करती थी, इतना सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, और कभी पूरी बर्फ का गोला भी हुआ करती थी। ठीक है, बर्फ को हम ब्लू कलर से कर देते हैं, तो ब्लू कलर में ये बर्फ की जो है पूरी ढकी हुआ करती थी। मैंने इस इमेज का यूज किया बताने के लिए कि अलग अलग समय पे धरती ने अलग अलग अपने रूप दिखाए हैं, जिसमें पेलियोलिथिक पुरापाषाण काल को आइस एज का समय भी कहा जाता है। लगभग 12,000 साल पहले आइस एज खत्म होना शुरू हो गया था। जब आप पुरापाषाण काल के जो पहली चीज है वो पढ़ते हैं, उसमें आता है कि आपका जो है, जो पहला आपने चीज पढ़ी ना, वो था आपका पुरापाषाण काल में, कि पेलियोलिथिक एज में जब आइस एज का समय था, जब पृथ्वी बर्फ के गोले से धीरे धीरे पिघलना शुरू कर रही थी, तो उसे आइस एज को खत्म होने का समय था। तो अगर सवाल बनता है कि आइस एज खत्म होने का समय क्या था, तो पूरा पाषाण काल आएगा। और मौसम गर्म होना और नई जीवन शैली की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, इसी के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है। इसके पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। हो सकता है अभी मेरा वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा हो और उसके पीछे कैरेक्टर्स छुप गए हों, बट पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की चित्रकलाएं आपको देखने को मिलेगी। ये इंसान द्वारा बनाए गए, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र है। इसमें जितने जानवर दिखाए जा रहे हैं, इतने जानवर तो उस टाइम पर भी हुआ करते थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये मुझे हिरण की तरह दिख रही है, ये हाथी की तरह लग रहा है। ठीक है, ये कुत्ते की तरह लग रहा है, ये इंसान की तरह लग रहा है, इंसानों के बच्चे भी हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कह सकता हूँ, कल्चर तो नहीं, बट आर्ट की जो शुरुआत है वो आदि मानव के काल से है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भीमबेटका की गुफा है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। ये वहीं की इमेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्ती मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल, सो कुत्ते की बात हो रही थी कि कुत्ते एक बार आते हैं, कुत्ता और बकरी को जो है पहला और दूसरा पशु बनाया गया था पालतू। तो ये दोस्ती मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल यानी कि
आपका मिसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गई थी। दूसरा पालतू जानवर आपका बकरी था, ठीक है। सो लगभग 10,000 से 11,000 साल पहले नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज में शुरुआत हुई थी। बकरी वाला पोर्शन बात कर रहा हूँ। तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता, नवपाषाण काल में बकरी, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में कोई आपका पेट नहीं हुआ करता था, पालतू जानवर नहीं हुआ करता था। जो जानवर दिखा मनुष्य को या आदि मानव को, उसे शिकार करके या तो खा जाता था, और अगर वो खतरनाक जानवर होगा तो खुद शिकार बन जाता था। तो स्थान जो है, बकरी वाली बात पर हम वापस आते हैं। स्थान जो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से पश्चिम एशिया, आज के ईरान और इराक के पास के इलाके में हुई थी, क्योंकि ये भोजन का आसान स्रोत था। बकरी से इंसान को दूध भी मिल जाता था, मांस भी मिल जाता था, इसलिए बकरी को पालना इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको जो भेड़िए जैसा दिख रहा है, ये उस जमाने के कुत्ते हैं, और ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा बकरी, ठीक है। तो इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहला ये था पहला जानवर, और ये था दूसरा पालतू जानवर, ठीक है। यही सवाल पूछे जाते हैं, तीसरा नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इनका टाइमलाइन भी मैंने बता दिया है, कुत्ता मध्य पाषाण काल में, बकरी नवपाषाण काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन ही आ गए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। अराउंड 20 मिनट जो है हमने ले लिए हैं इस सीरीज के इंट्रोडक्शन में, अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में, कैसे पढ़ना है सारी चीजें। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, एग्जाम का नाम आप देख लीजिएगा, ऑप्शन भी पढ़ दूंगा, 5 से 6 सेकंड का टाइम लूंगा, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? एसएससी सीजीएल 2022 एमपीपीसी 2021 का सवाल है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बौद्ध मूर्तियां, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ऑप्शन सी खनिज संसाधन संसाधन सॉरी, एंड ऑप्शन डी जैन मंदिर। क्योंकि हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफी इजी हो गया होगा इसका सही आंसर लगाना। तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो जो भीमबेटका है, एमपी के रायसेन में है। इन गुफाओं में पाषाण काल के इंसान ने शिकार और नाच गाने के चित्र बनाए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त का इंसान भी कला आर्ट का शौकीन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। मैं एग्जाम का नाम नहीं यहाँ पे जो है बार बार रिपीट करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ना ऑप्शंस जो है मैं पढ़ूंगा, ऑप्शंस भी आप देख लीजिएगा। मैं राइट आंसर प्लस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, पाषाण युग के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? इसका आंसर आएगा, एक्चुअल में राइट आंसर है तांबा। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज मत होना, इंसान ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी, लोहे की नहीं। लोहा आयरन की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, वैदिक काल में हुई थी इसकी खोज। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि लोहे को लाइक पता नहीं क्यों लोहा सुन के ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पुराना होगा, तांबे से ज्यादा पुराना होगा। बट यही यहाँ पर एक डिफरेंस है कि तांबा पहला धातु था जिसकी खोज हुई थी, तो इसे राइट आंसर लगाएंगे तांबे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, माइड्रोलिथ किस काल के विशिष्ट औजार थे? 5 सेकंड का समय आपके पास। मध्य पाषाण काल। माइड्रोलिथ जो है, माइड्रोलिथ यानी कि माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। यानी इस काल में इंसान ने छोटे और नुकीले पत्थरों का हथियार बनाना शुरू कर दिया था। मैंने एक्सप्लेन किया था एक लाइन में कि लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी छोटे पत्थर, माइक्रोलिथ, ठीक है। तो ये कब हुआ था आपके? ये हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। क्योंकि जब पूरा पाषाण काल चल रहा था, जब तो पत्थर बड़े बड़े हुआ करते थे, जब छोटे पत्थर आए उसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। वो मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ समय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से पाए गए हैं? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस 2024 का सवाल है। इसका सही जवाब है मेहरगढ़, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में, मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। यहाँ से हमें खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। अब यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर ट्विस्ट है, उन्होंने भी कोई गलत सवाल नहीं पूछा है, बस ये कहा है कि भारत में, जबकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, लोथल एक इंडस वैली वाला साइट है जो कि अब फेमस है अपने डॉकयार्ड्स के लिए, अपने बंदरगाह के लिए। कोल्डी हवा फेमस है अपने चावल के साक्ष्य के लिए, और बुर्ज फेमस है अपने जो जमीन के नीचे जो घर बनते हैं ना, और जिसे कहते हैं अंडरडॉग करके शायद से कहते हैं, उनके लिए फेमस है। लेकिन मेहरगढ़ एकमात्र इनमें से जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से चावल जरूर मिले हैं, लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिले। तो अगर आपको इस आपने पढ़ा होता है तो इसको आपको इजी हो जाता है थोड़ा सही आंसर लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
किस काल में पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एग्जाम्स आप देख सकते हैं कौन से एग्जाम ने किस साल ये सवाल पूछा था। इजी क्वेश्चन है, जिससे कि हमने बताया था मलाई क्वेश्चंस का सेगमेंट मैंने बताया था ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गर्त आवास पिट ड्वेलिंग किस स्थल की विशेषता है? बस 2 क्वेश्चन पहले मैंने आंसर इसका बताया। सही जवाब है बुर्ज होम। एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर में, आज के जम्मू कश्मीर में जो है बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। सोचिए उस वक्त का इंसान कितना स्मार्ट था। उसे पता था कि जमीन के नीचे गर्मी है, जमीन के को खोद के घर बनाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी गर्मी आएगी। तो ये सोच के कश्मीर में जो आज का बुर्ज होम है, वो वहां पे जो है गर्त आवास गड्ढे वाला घर बनाया जाता था। ऐसी चीजों को तो, छोटी छोटी चीजों को तो रट ही लिया करो, याद ही रख लिया करो। हाँ भाई, जमीन के नीचे क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा था, जमीन के नीचे खोद के नीचे रहने लग गए ताकि गर्मी मिले। अब गर्मी कहाँ मिलेगी? एक बर्फीली जगह पे। बर्फीली जगह कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर में है आपका बुर्ज होम। ठीक है, बाकी की जो जगह है अलग अलग लोकेशंस पर है, ये कश्मीर में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि काफी ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, 1861 में एएसआई की खोज की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी थी, और ये सवाल आपको बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? इसका सही जवाब है मध्य पाषाण काल। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने पढ़ ही रखे हैं, मैंने सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ा होगा और ये 8 क्वेश्चन बन गए आपके। ये सारी चीजें मैंने अभी ही पढ़ाई आपको कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, पहला पशु कौन सा था, दूसरा पशु कौन सा था, किस टाइमलाइन में हुआ था। तो पहला पशु के जो पालने का जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें, वो मध्य पाषाण काल से मिला है। कुत्ता हमारा मध्य पाषाण काल से मित्र है। और इसके साक्ष्य पता है कैसे मिल लेते हैं? उस टाइम पे कोई बुक वगैरह तो लिखी नहीं थी, कोई वीडियोस तो थे नहीं, कोई भाषा तो थी नहीं जो हमें पता चले कि पहला मित्र कौन था। जब इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, उससे पता चला है कि कुत्ता उस समय से हमारा मित्र रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? सो इसका एक्चुअली आंसर है कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज एक बहुत ही ऑब्वियस और कॉमन सा इसका आंसर होना चाहिए। उसका रीजन बता देता हूँ। चाल्कोस का मतलब होता है, यानी कि जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो चाल्कोलिथिक एज होता है, हिंदी में पढ़ेंगे तो कैल्कोलिथिक एज होता है। ठीक है, सो चाल्को का मतलब होता है तांबा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। जब पत्थर और तांबा मिले तो ताम्र पाषाण काल बना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, जब इंसान ने तांबे और पत्थर दोनों का साथ में यूज किया, उपयोग किया, उसे ही चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तांबा, ठीक है, प्लस पत्थर, तांबे से बना ताम्र, पत्थर से बना पाषाण, ताम्र पाषाण काल, जिसे चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहला पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ खोजा था? इससे 3 सवाल बनेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअली इसका सही आंसर पहले लगा देते हैं। इसका सही आंसर है पल्लवरम। ठीक है, पल्लवरम ये तमिलनाडु में है। 1863 में यहाँ से पहला हैंड एक्स, हाथ कुठार, यानी कि हाथ जो कुल्हाड़ी टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, वो मिला था। इस वजह से रॉबर्ट ब्रूस फूट को इंडियन प्री हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहला तो भारत में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहला पुरापाषाण कालीन औजार कहाँ से खोजा था? पल्लवरम से खोजा था, जो कि आज के कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दूसरा सवाल, इसी कारण इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। अगर फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, अगर आप यहाँ से पूछा जाए आपसे कि जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहेंगे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम आएगा। लेकिन फादर ऑफ प्री हिस्ट्री का जो किताब है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि 1863 में इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम से एक हथौड़े की खोज की थी, जिसे जो है कहा जाता है हैंड एक्स। ठीक है, सो 1861 में एएसआई की स्थापना हुई और 2 साल बाद 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है पल्लवरम से इसकी खोज की थी। एक और सवाल बनता है कि कहां से खोज की थी? पल्लवरम से।
किस चीज की खोज की थी? हैंड एक्स की। तीसरा, कब खोज की थी? 1863 में खोज की थी। फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है भारत में? रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारत में जो है प्री हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। क्लियर रहेगा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाषाण युग के तीनों चरणों के प्रमाण प्रदान करता है? ये इन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका आंसर जो है वो एक्चुअल में है बेलन घाटी। बेलन घाटी आज के यूपी में है, जो कि प्रयागराज के आसपास का स्थान है। यहाँ पर एक्चुअली आपको तीनों काल, तीनों से मेरा मतलब है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों टाइम लाइन का जो परतें हैं, लेयर्स है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये उन जगहों में से है जहां पर आपको तीनों जगहों के लाइक तीनों टाइमलाइन के जो साक्ष्य मिलते हैं। तो उस दृष्टि से या उस व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम का लेवल यूपीपीएससी में आया था, एसएससी सीजीएल में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एसएससी सीएचएसएल 2023, बीपीएससी 2020 में आया सवाल है ये। ऑप्शंस आप देख सकते हैं चारों। इसका सही जो जवाब है वो रहेगा लहुरा देव। लहुरा देव इसका सही जवाब रहेगा। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिले हैं। एक ट्विस्ट है यहाँ पर, जब मैंने पढ़ा था, जब इसका आंसर हुआ करता था कोल्डी हवा। कोल्डी हवा यूपी में स्थित है, जहाँ पे सबसे पुराने धान के चावल के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि ये जो लहुरा देव है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 से 7000 साल पुराने हैं। इतने साल पहले के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, मतलब यहाँ पर धान की खेती हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर किस राज्य में स्थित है? देखिए, मध्य पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो या पुरा पाषाण काल हो, इनके जो स्थल है वो आज के किस प्लेस पर स्थित है, ये याद करना बहुत जरूरी है। और उनमें से भी जो मोस्ट आईएमपी वो आपके सामने क्वेश्चन है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि ये जगह यहाँ पर है, या ये वाली जगह की टाइमलाइन ये रही होगी। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो इससे पता क्या चलता है कि बागोर क्या है? एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। क्लियर है? और दूसरी चीज क्या पता चलती है? इसका राइट आंसर कि बागोर है कहां पर आज के। तो इसका एक्चुअली आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। तो राजस्थान जो है कोठाई नदी के किनारे बसा बागोर है। एक और बात पता चली, कोठाई नदी के स्थित ये बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? बागोर। कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, कौन सा है? बागोर। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। यहाँ से पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के बहुत बड़े सबूत मिले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबूत क्या है कि कुत्ता आपका पहला मित्र था, पहला पेट था, पहला पालतू था। आपको एक इंसान को जब दफनाया जाता है, उसके साथ अगर आपने कुत्ते को दफना दिया, उसके साथ साथ में मिले, तो तब पता चलता है ना कि कुत्ता आपका पालतू हुआ करता था। अब इंसान के साथ, आदि मानव के साथ शेर को तो दफनाया नहीं जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन कवर कर दिए। ऐसे इमेजिन करो कि 100 क्वेश्चन करने में आप मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चन तो कवर कर ही रहे हो ना। तो ऑलमोस्ट आपका इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पुरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? करते क्या थे ये लोग पुरा पाषाण काल के लोग? सिंपल सी बात है, जब खेती आपके नव पाषाण काल में हुई है तो खेती तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसे ऑप्शन कटिंग करेंगे। जब खेती ही नहीं हुई, जब कोई चीज मनुष्य बना ही नहीं पा रहा है, तो व्यापार किस चीज का करेगा? व्यापार भी नहीं हो सकता है। पशुपालन मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में हुआ था। रिपीट करता हूँ, मध्य पाषाण काल में पहला पशु आपका कुत्ता बना था पशुपालन में। तो पशुपालन तो आपको हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कटिंग से ही आप आंसर लगा सकते हो कि पूरा पाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? शिकार और संग्रहण। शिकार करता था, आज खा लिया, बच गया, कल भी खा लेंगे, कल नहीं मिला तो। आज किसी जानवर का शिकार किया है, कल खुद शिकार बन सकता है। खाना बदोश हुआ करता था मनुष्य पर पूरा पाषाण काल में। ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो हम सारे सवाल बना पाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। स्टोन एज मैं तो मानता हूँ कि हिस्ट्री में वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए। अगर आप इसे पढ़ ले तो एक बार पढ़ लो, प्रैक्टिस करते जाओ, याद हो जाएगा, सब इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मुश्किल से ये क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। 1 से 1.5 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी चीजें हो जाएगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट भी रहता है ना जब नई नई खुदाइयां होती है तो। लेकिन बहुत ही इजी है, कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। महापाषाण काल, मेगालिथ, कुछ नया आया है। ठीक है, आमतौर पर रिपीट करता हूँ, महापाषाण मेगालिथ आमतौर पर भारत के किस हिस्से से जुड़ी है?
ऑप्शंस पढ़ेंगे। एक तो आप लेवल देखिए, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत। ठीक है, सही जवाब है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। जब आप इंडिया का ऐसा मैप देखोगे ना, हाँ मैंने थोड़ा सा आड़ा तिरछा मैप बनाया है, ठीक है, तो ये है आपका साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में जो है आपका महापाषाण काल का जो है इवेंट हुआ है, या महापाषाण काल के जो है आपको चीजें मिली है वो क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली इसका सही जवाब है दक्षिण भारत। मेगालिथ उन बड़ी कब्रों को कहते हैं जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ये खास करके साउथ इंडिया में मिलते थे। एक ऐसी जगह जिसे बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया गया है, उसकी इमेज में यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे, इमेज में ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसे कहा जाता था महापाषाण काल। ठीक है, काल नहीं, मैं अपनी लाइक वर्ड्स को जो है करेक्ट करना चाहूंगा। महापाषाण कहा जाता था उसे। महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, कुछ नया है यहाँ पे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आमतौर पे पुराने टाइम पे यूपीएससी पूछ रहा था। अब आप नॉर्मली 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोगे तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट तो एक्चुअली हुआ है, बट लेवल भी देखिए ना आप, जो पहले आपका यूपीएससी पूछ रहा था 12th ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पूछ रहा था, वो आपका 12th लेवल का 10th लेवल का एग्जाम भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब रहेगा बाय द वे दक्षिण भारत। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा घाटी के किनारे में क्या है? हथनोरा। ये सवाल बन गया। हथनोरा किस नदी के किनारे है? नर्मदा घाटी के। ये दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब लगाते हैं पहले तो। सो इसका सही जवाब है मानव जीवाश्म, ह्यूमन फॉसिल्स। जो पहला मानव मिला था भारतीय इतिहास में, या भारतीय पूरा लाइक जो हमारा जो पाषाण काल है जो भारत वाला, क्योंकि एक यहाँ पर ट्विस्ट भी है। अफ्रीका में जो पाषाण काल है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। ठीक है, भारत में थोड़ा लेट हुआ था, इसलिए जो नंबर्स है वो आपको अलग अलग मिलते हैं। उसका रीजन भी बता दिया मैंने। नर्मदा घाटी में हथनोरा में पहला मानव का साक्ष्य मिला था, एक खोपड़ी मिली थी। ठीक है, वो मानव जीवाश्म था। क्लियर रहेगा, मानव जीवाश्म था। इससे रिलेटेड और भी बातें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको 1982 में यहाँ से एक महिला की खोपड़ी स्कल मिली थी। किसी किसी बुक में महिला की जगह पुरुष लिखा होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर महिला रहेगा। मैंने स्टार्टिंग से जितनी भी जगह पढ़ा है वो महिला ही है। कुछ यूट्यूबर्स या कुछ एजुकेटर्स उसे पुरुष का नाम देते कि पुरुष की खोपड़ी मिली थी, बट वो महिला रहेगा, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ वुमन। ठीक है, नर्मदा नदी से वुमन के मानव जीवाश्म मिले थे, खोपड़ी मिली थी, जिसे नर्मदा मैन कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा मैन कहा जाता है और खोपड़ी जो है वुमन की मिली थी। ये ट्विस्ट है, ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब नर्मदा वुमन कहा जाना चाहिए था, नर्मदा मैन क्यों कहा जाता है जब सही इसका एक्चुअल में आंसर वुमन है? तो मैंने कई जगह जो है दोबारा चेक किया कि मैन था या वुमन था, तो वुमन निकल रहा है उसका आंसर। ठीक है, सो ये भारत में मिला सबसे पुराना मानव अवशेष है। ठीक है, मुझे एक्चुअली में इसका नाम नहीं याद आ रहा। इस जो खोपड़ी मिली थी इनका नाम भी रखा गया था। वैसे तो नर्मदा मैन कहा जा रहा है, बट एक्चुअली एक नाम भी रखा गया था। मुझे जैसे आगे चल के याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्राग ऐतिहासिक औजारों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ टूल्स किसे माना जाता है? ठीक है, सो इसका एक्चुअल में आंसर थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी रहेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने इतना कवर नहीं किया था। तो इसका एक्चुअल में आंसर उच्च पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी यहाँ पर जो है 3 भागों में बांटा था, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स में बताई थी कि 3 भागों में बांटा गया था। उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। तो उसमें से भी प्रागैतिहासिक औजारों का स्वर्ण युग माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल को, क्योंकि इसमें माइक्रोलिथ का जो है आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खोज या फिर कहें कि आविष्कार कर लिया था। छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे। जब छोटे छोटे औजार बनाएंगे तो छोटे छोटे कट्स लगा पाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे कट्स लगा पाएंगे तो बड़े बड़े पत्थर से तो जो है लाइक आप मांस के बड़े टुकड़े काट पा रहे थे, आप छोटे छोटे टुकड़े काट पाएंगे। बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे, क्योंकि छोटा पत्थर नहीं बना होता तो इंसान चीजें करना कैसे सीखता? बड़े पत्थर से तो पत्थर फेंक के मारा ही जा सकता है, राइट? काटने के लिए, चीजें करने के लिए आपको छोटे पत्थरों के, नुकीले पत्थरों की जरूरत है। तो उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। राख के टीले, एश मॉन्ड, किस नवपाषाण कालीन स्थल पर पाए जाते हैं? संगनकल्लू, कुप्पलगल, पिकलिहल और उपरोक्त सभी।
ये नाम आपके लिए चारों जो है नए रहेंगे। हाईलाइट कर देता हूँ चारों नामों को आपके लिए। पीकलहल, उपगल और संगन कल्लू। जब आप स्टोन एज को कंप्लीट करेंगे तो ये नाम आपको है ना जुबान पे याद हो जाएंगे। एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उपरोक्त सभी। ये जो पांच चारों आप तीनों नाम देख रहे हैं ना, ये तीनों वो जगह है जहाँ पे आपको राख के टीले मिले थे। राख के टीले मतलब वहां पर आपको मतलब जलाने के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि जब आप पत्थरों को हटाएंगे तो उसके नीचे जो राख होती है ना वो जम जाती है। उससे पता चला कि यहाँ पर जो है जलाया गया था, आग का उपयोग किया गया था। तो जो है नवपाषाणकालीन स्थल जो है वो सगनकल्लू, कुपगल और पिकलीहल, ये तीनों जगह पर है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे तीन चीजों भी होती है, हो सकता है कि इनमें से किसी एक का ही नाम दे दिया जाए, बाकी कुछ ऐसे नाम दे दिए जाए जहां पर ये हुआ ही नहीं था। तो अगर आप ये तीनों नाम याद रख लेंगे तो आपको चार और क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी एंड तीनों ही नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मानव ने पहली बार स्थिर समुदायों सेटल लाइफ में रहना किस युग में शुरू किया था? इजीएस्ट क्वेश्चन। जब मानव घुमक्कड़ था, खाना बदोश था, तो जगह जगह चलता था। जब खेती बाड़ी करना चालू करी तभी एक जगह पे रहेगा ना, क्योंकि खेती एक दिन में तो होती नहीं। आपने फसल लगाई और एकदम से उग गई एक दिन में, 2 दिन टाइम लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फसल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक जगह रहने के लिए मानव को क्या करना पड़ा था? खेती करना पड़ा था। वही पूछ रहा है, मानव ने पहली बार स्थिर समुदायों बस्तियों में रहना किस युग में शुरू किया था? तो कब किया था? जब खेती का शुरुआत हुई थी। और खेती की शुरुआत कब हुई थी? आपके नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। क्लियर रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो रहेगा आपका वो रहेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युग के सबसे पुराना स्थल कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युग का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? रट लो इसे। सबसे पुराना स्थल कौन सा है भाई भारतीय महाद्वीप में? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बोरी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, बोरी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। महाराष्ट्र का बोरी वो जगह है जहां हमें लगभग 14 लाख साल पुराने औजार मिले हैं। 14 लाख साल पुराने। अब 14 लाख साल पुराने औजार मिले हैं लिखा हुआ है यहाँ पे इसके आंसर में। औजार तो थे नहीं उस टाइम पे, पत्थर ही मिले होंगे। पत्थर के औजार होते हैं, स्टोन एज इसीलिए तो कहते हैं इससे। कहां पर है बोरी? महाराष्ट्र में। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम इन 100 क्वेश्चनों में कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और एक छोटा सा ब्रीफ भी लेंगे लास्ट में, रेंडमली कोई से भी क्वेश्चन उठा लेंगे आंसर जानने के लिए। एक छोटा सा टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपका आपके टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगी। ठीक है, उसके लिंक वगैरह सारी चीजें मैं आपको लास्ट में डिटेल में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? क्या मुझे इसका आंसर लगाना भी चाहिए? मैंने कम से कम 4 बार बताया होगा कि मानव द्वारा जो पहला पालतू जानवर था वो कौन सा था। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं लगा रहा हूं, आप खुद से लगा लो इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रसिद्ध नवपाषाण काल स्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है? इस सवाल में ही एक सवाल एक आंसर जो है, एक और सवाल बन पा रहा है कि प्रसिद्ध नवपाषाण काल स्थल चिरांद किस राज्य में है? तो चिरांद एक नवपाषाण काल स्थल ही हमें क्वेश्चन से पता चलता है। ठीक है, अभी किस राज्य में वो जानते हैं। इसका सही आंसर रहेगा बिहार। बिहार में है चिरांद, याद रखिएगा। ये चिरांद से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हमारे पूरी प्रैक्टिस सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चिरांद बिहार के सरण छपरा में है। यहाँ से हड्डियों बोन्स के बने ढेर सारे औजार मिले हैं जो इसे खास बनाते हैं। देखिए, हड्डियों से बने औजार मिले हैं, दैट मीन्स इंसानों को मारा गया था। ठीक है, यानी कि इंसानों की हड्डियों से बने होंगे या जानवरों की हड्डियों से बने होंगे। यानी कि उस टाइम पे भी नरसंहार चल रहा था, इंसान इंसान को मार रहा था, आदि मानव जो है एक दूसरे को मार रहे थे। ये बिहार से मिले हैं। तो ये चिरान जो है बहुत ही फेमस हो जाता है। ऐसे किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप कि चिरान जो है एक वर्ड ही सुनने में कैसा थोड़ा सा लाइक डोमेस्टिक टाइप का, वायलेंस टाइप का वर्ड लगता है। और वायलेंस कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, बिहार के चिरान जो है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि प्रसिद्ध नवपाषाण काल स्थल चिरांद जो है ये फेमस किस चीज के लिए? हड्डियों के लिए है, बोन्स के बने ढेरों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। गेरुवर्णी मृत भांड ऑर्चरी कलर्ड पोट्री ओसीपी किस काल से संबंधित है? क्लियर है? अब ये क्या है गेरुवर्णी मृत भांड? मटके या मटकियां, पोट्री जिनके ऊपर कलर किया गया है, थोड़ी बहुत डिजाइन बनाई गई है।
अब डिजाइन बनाई गई है और ये बात तो स्टोन एज की चल रही है, जहां आदि मानव के खाने के ठिकाने नहीं थे, चीजें करने के ठिकाने नहीं थे। उस टाइम पर भी अगर आदि मानव जो है हमारा होमोसेपियन कलाकारी दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, जैसे कि ये बर्तन लाल और गेरुआ रंग के होते थे और इनका इस्तेमाल ज्यादातर कॉपर एज की बस्तियों में होता था। कॉपर एज की बस्तियों में होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। क्लियर रहेगा? चाल्कोलिथिक एज इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जब तांबे का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि मध्य पाषाण काल में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाली बात फैक्टर भी आ जाता है ना। लोह युग इन सबसे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि लोह युग का संबंध स्टोन एज से है ही नहीं। यहाँ पर दो ही ऑप्शन बन रहे थे, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल इसका एक्चुअल में आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। पिकली हल और उतनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है? पिकली हल हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कर्नाटक पीएससी और एसएससी दोनों ने सवाल पूछा है, और रिसेंटली 2-3 साल पहले ही पूछे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसका एक्चुअली आंसर रहेगा नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में है, और यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि हमने पुराने सवाल में जब पिकली हल का नाम आया था तो पता किया था कि साउथ इंडिया के पार्ट थे, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते थे कि किस स्थान के ये करेंटली है, कि आज के टाइम पर वो स्थान को क्या कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? साउथ इंडिया कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं, आंध्र कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये जो है पिकली और उतनूर जो है, वहां पर ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, भारत में किस स्थल से बने हुए कपास भारत में किस स्थल से बुने हुए कपास कॉटन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? इसका सही जवाब है मेहरगढ़। देखिए, एक बार और ट्रिकी क्वेश्चन आया। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भारत के किस स्थल, ठीक है। और ये आप देखोगे ना, यूपीएससी ही पूछ रहा है, ठीक है। वो ऑप्शंस के साथ खेलता है। दाइमाबाद, राखीगढ़, इनामा गांव, ये सब भारत के अंदर है। मेहरगढ़ इकलौता है जो पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन मेहरगढ़ ही वही जगह है जहां पर कपास के साक्ष्य मिले थे। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये लॉजिक मत लगाइए कि मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में, लेकिन पार्टीशन से पहले तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ये एक ट्रिकी कहे कि एक कनेक्शन है जो मैंने लगाया होगा, बट थोड़ा सा है यहाँ पे, ट्रिक तो है, सही कहूँ तो। इसे समझते हैं कि दुनिया भर में कपास की खेती का पहला सबूत मेहरगढ़ से ही मिला है। दुनिया में सबसे पहला जो सबूत मिला वो मेहरगढ़ से मिला है, ना किसी भारत में, ठीक है। सोचिए, हमारा पूर्वज कितने पहले से कपड़ा बनाना जानता है, कपास की खेती क्यों कर रहा था? कपड़ा बनाने के लिए, राइट। तो इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 25% ऑफ सेगमेंट कंप्लीट होता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आई रिपीट, पुरापाषाण काल में, यानी स्टोन एज में भी, पाषाण काल में भी सबसे पुराना समय, सबसे पुराना समय है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन कटिंग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन कटिंग में क्या करेंगे कि मिट्टी तो हो नहीं सकती, औजार कैसे बनाओगे मिट्टी से? आप मिट्टी का बना औजार तो कोई औजार है? वो टूट जाएगा। तांबा नहीं होगा, क्योंकि ताम्र पाषाण काल में आया था, जो कि मध्य पाषाण काल का हिस्सा है। तो तांबा तो नहीं है पूरा पाषाण काल का पार्ट। कांसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तांबे की खोज उसके बाद कांसे की खोज हुई थी, ठीक है। सॉरी, तांबा और टीन मिला के ही कांसा बनाया गया था, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। फिर आया क्वार्टजाइट। अब क्वार्टजाइट को समझते हैं। क्वार्टजाइट जो होता है, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता था जो है औजार बनाने के लिए, और ये बहुत ही सख्त होता था, बहुत ही बड़े पत्थर होते थे, इसीलिए उस समय के मानव को, इंसान को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, जोरवे संस्कृति के स्थल मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? याद रखिए, जिससे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, पाषाण काल का टाइम है, ये सारी चीजें हैं। इनके बीच में भी छोटी छोटी संस्कृतियां उभरी थी, जिनमें से एक है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र वो जगह है जहां पर जोरवे संस्कृति का जो है उद्गम हुआ था, या स्टार्ट हुई थी, आई वुड से, ठीक है। जोरवे संस्कृति में जो है दाइमाबाद और इनाम गांव इसी जोरवे संस्कृति के सबसे बड़े और मुख्य जो है शहर थे। दाइमाबाद का नाम आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी सुनने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम याद रखेंगे जोरवे संस्कृति, दाइमाबाद और इनाम गांव, जो दोनों जो है महाराष्ट्र के पार्ट है, वहां पर ये देखने को मिला था।
क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ेंगे। मानव ने किस काल में मृतकों को दफनाने की प्रथा शुरू की थी? मनुष्य जो है पहले मरा तो पहली बार में तो दफनाया नहीं होगा, जैसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि शिकार किया, कभी शिकार खुद बन गए, ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन दफनाने के साक्ष्य जो है कब से मिले कि मानव ने किस काल में मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था कि चलो भाई आपके परिवार का या आपके कबीले का कोई जो और आदि मानव है या कोई और मनुष्य है जो जिनकी मृत्यु हो गई है ना, तो उन्हें दफनाया जाए। इसकी शुरुआत जो है इस काल से हमें मतलब ये जो काल है जब इसकी शुरुआत हुई थी वो था मध्य पाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। नव पाषाण काल में नहीं दफनाया था, सॉरी पूरा पाषाण काल में नहीं दफनाया था। कब दफनाया था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो मध्य पाषाण पाषाण काल इस चीज के लिए भी फेमस है, याद रखेंगे। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस काल से हमें ऐसी कब्रें मिलने लगती है जहां इंसान के साथ उनके औजार और खाना भी रखा जाता है, जो दिखाता है कि मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे। अगर आपका कोई करीबी की डेथ होती है और उसके साथ आप उसकी कोई फेवरेट चीज जो उन्हें पसंद हो वो दफनाते हो, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हो या इमेजिन करते हो या मानते हो कि इस मृत्यु के बाद भी उनका कोई अलग जीवन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें विश्वास करने के साक्ष्य भी मिल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि दफनाया जा रहा है ना यहाँ पे। दफनाने के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया आपने, औजारों को दफना दिया आपने, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। नवदा टोली। नवदा टोली ताम्रपाषाणकालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर मध्य प्रदेश आएगा, क्योंकि ये महेश्वर में स्थित है। नवदा टोली महेश्वर में भी आपको ये महेश्वर मंडलेश्वर के पास में मिलेगा। नवदा टोली जो है एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ पर आपको जो है कई सारी चीजें मिली थी। जैसे कि यहाँ पर इसकी खोदाई एच डी सांकलिया ने करवाई थी। एच डी सांकलिया का नाम याद रखिएगा, आपको आगे इसी प्रैक्टिस सेट में और भी सुनने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से हर तरह के अनाज के ढेर सारे सबूत मिले थे। ठीक है, अनाज के ढेर के सबूत मिले हैं यहाँ से, नवदा टोली से, याद रखिएगा। मैं यहाँ गया हूँ बाय द वे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का उपयोग किस युग में सॉरी रिपीट करूंगा। पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का उपयोग किस युग की विशेषता है? ठीक है, पहली बात तो जो पूरा पाषाण काल था, फिर आया आपका मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर थे, मध्य पाषाण काल में पत्थरों को जो है छोटा किया गया, ठीक है, नुकीला किया गया, और नव पाषाण काल में आके उन्हें पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो हमें पत्थरों के जो औजार बन रहे थे उनमें भी विशेषता देखने को मिल रही है। इसका आंसर आएगा आपका नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में आपको जो है पॉलिशदार पत्थर देखने को मिलेंगे। क्लियर रहेगा। इसकी एक और चीज बताता हूँ। अब औजार सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, उन्हें घिस कर चमकाया और नुकीला बनाया जाता था। क्लियर रहेगा। तो चमकाया कब जा रहा है? नव पाषाण काल में चमकाया जा रहा है। नुकीला कब किया गया था? मध्य पाषाण काल में। और बड़े बड़े बिना किसी फिनिशिंग के या बिना किसी नुकीलेपन के जो पत्थर थे वो कब थे? पूरा पाषाण काल में, शुरुआती मानव के पास थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? कुत्ते को दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें बुर्ज होम से मिले हैं, जो कि कश्मीर में है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। बुर्ज होम एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर जो मनुष्य है जो है गड्ढे में घर बना के रहता था, एंड वहीं से कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य भी आपको मिले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पीएससी का सवाल है, एसएससी सीपीओ का सवाल है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बुर्ज होम इस 2-3 चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये सवाल जो है एसएससी सीपीओ 2021 में आया था। याद रखना, बुर्ज होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। यहाँ इंसान और उसके पालतू कुत्ते की दोस्ती मौत के बाद भी दिखाई गई है। जब इंसान मरा तो उसके साथ उसका जो पालतू था उसे भी साथ में दफना दिया गया। तो इंसान और उसका जो पालतू है उसके साथ का जो संबंध है उसे दर्शाया गया है कि आपस में जो है मित्रता कुत्ते और इंसान की काफी समय पुराने से रही है, मतलब बहुत टाइम हो चुका। लाइक मध्य पाषाण काल, ये मान के चलिए कि कितने लाख साल पुरानी बात है। ठीक है, लाइक 12,000 साल पहले तो खत्म हुआ था वो। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सोहन संस्कृति किस नदी घाटी में फली फूली? देखिए, एक और संस्कृति के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2-4 संस्कृतियां और भी उभरी थी बीच में, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए उनके बारे में। जैसे सोहन संस्कृति जो है, सोहन संस्कृति आज के पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है। इस संस्कृति को चोपर चोपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के औजार बड़े और भारी पत्थरों के बने थे, और ये सोहन नदी के किनारे है। कॉमन सा सवाल इसका आंसर होना चाहिए।
आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ही कहें कि ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि सोहन जो संस्कृति है वो सोहन नदी के किनारे होगी। जैसे सिंधु घाटी की जो संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, हालांकि मोस्टली सिंधु नदी के किनारे है, बाकी का जो पार्ट है वो रावी नदी, चेनाब नदी और भी चीजें हैं, बट अलग टॉपिक है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक उसी का आने वाला है, उसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। दाइमाबाद एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात, दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, वो किस नदी के किनारे है? ठीक है, ये प्रवर नदी के किनारे है। प्रवर नदी के किनारे है ये, इसे हाईलाइट कर देता हूं, याद रखिएगा। इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा। प्रवर नदी गोदावरी की सहायक नदी है। दाइमाबाद से ही तांबे का वो मशहूर रथ मिला जिसे एक इंसान चला रहा है। ठीक है, तांबे का एक रथ कहाँ से मिला है जिसे इंसान चला रहा है? दाइमाबाद से। रथ कोई बहुत बड़ा रथ नहीं मिला है, तांबे की छोटी सी मूर्ति मिली होगी। जिसे कांसे की मूर्ति मिली है, तांबे की मूर्ति भी मिली होगी जिसमें एक रथ दिखाया गया है। कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। पुरा पाषाण और नवपाषाण के बीच के संक्रमण काल को किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आया आपका पुरा पाषाण काल, फिर आया आपका मध्य पाषाण काल, फिर आया आपका नवपाषाण काल। क्लियर है? 1 2 और ये 3। 9 का मतलब होता है नया, नया पाषाण काल। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आंसर है मध्य पाषाण काल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, तो उनके नाम क्या है? ठीक है, हिंदी में ये है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और इंग्लिश में हो जाता है आपका पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो इतना याद रखना है, बहुत इजी है ये। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बेलन घाटी में हाथ से बने मृत भांड के लिए कौन सा नवपाषाण काल स्थल प्रसिद्ध है? बेलन घाटी। तो एक चीज तो हमको क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हाथ से बने मृत भांड कहाँ पर है? बेलन घाटी में। बेलन घाटी किस लिए फेमस है? हाथ से बने मृत भांड के लिए। दो क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा, ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो। आइए समझते हैं ये जगह कहाँ पर है। पहले से राइट कर देते हैं। चौपानी मांडो से हमें दुनिया के सबसे पुराने हैंडमेड पोटरी यानी कि हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। ये जगह आज की किस जगह पर स्थित है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि भारत में किस स्थान पर जंगली धान के पहले प्रमाण मिले थे? बीपीएससी 2024 और एसएससी सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चन आया था। इसका जो सही जवाब रहेगा वो आपका रहेगा कोल्डी हवा। फ्रेंड्स, कोल्डी हवा वो प्लेस है जहां पर जो है जंगली धान के साक्ष्य मिले थे। एक्चुअली अगर आप नॉर्मली धान का यहाँ पे सवाल पूछा होता तो इसका आपने प्रीवियसली भी देखा होगा, इसका आंसर कुछ और था। बट कोल्डी हवा वो जगह है जहाँ पर जंगली धान आपको मिले थे। तो आपको धान और जंगली धान का एक डिफरेंस याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। उच्च पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मन के बीड्स कहाँ मिले? ठीक है, मैं एक यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ वीडियो में कि जो बीट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो डमरू होता है ना, तो डमरू को जब हम बजाते हैं तो उसमें जो है एक धागा बंधा होता है, और धागे के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक मोती टाइप जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उसे बीट कहते हैं, मनके कहते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मनकों का प्राथमिक स्रोत क्या था? ठीक है, ये सवाल है हमारा। इसका एक्चुअल में जो आंसर है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाटने। पाटने इसका सही जवाब रहेगा। पाटने वो जगह है दोस्तों जहां पर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मनकों की जो है स्रोत मिले थे। महाराष्ट्र के पटने में ऑस्ट्रिच के जो है यहाँ पे अंडों के छिलके के मनकों का जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो बेलन घाटी नाम की जगह है दोस्तों, दो से तीन सवाल अभी आ गए होंगे जिनमें आपको बेलन घाटी का नाम सुनने को मिला होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो प्रयागराज रहेगा। सो इसे ऐसे याद करेंगे कि बेलन घाटी को हम याद रखेंगे कि यूपी में है। ठीक है, हालांकि बेसिकली अभी बाकी के ऑप्शंस भी देखोगे तो ये यूपी के ही है। तो आपको याद रखना है कि बेलन घाटी जो है प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद जो कि आज के टाइम पे प्रयागराज की
जो है ये घाटी है, इसमें इतिहास का खजाना है। यहाँ से पेलियो, मेसो और नियोलिथिक काल के औजार मिले। तीनों जो काल होते हैं, तीनों काल के आपको औजार यहाँ से मिले थे, जिसके साक्ष्य मिले थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा काल आग के शुरुआती उपयोग के लिए जाना जाता है? ठीक है, आग का जो शुरुआती उपयोग है वो किस काल से हुआ था? इसका सही जवाब है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल वो समय है जब इंसान ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे थे लेकिन जब क्लासिफाई कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। इनाम गांव किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का प्रमुख स्थल है? इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, पहले तो ये याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में हमने क्या पढ़ा था? जोरवे संस्कृति पढ़ी थी, आपको याद होगा तो। मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, जोरवे संस्कृति इसका आंसर होना चाहिए, चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 41 का आंसर है आपका जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र का इनाम गांव एक किलेबंद फोर्ट फीट बस्ती थी, जहां से मिट्टी के बड़े घर और अनाज के कोठरे यानी ग्रैनरीज मिली थी। तो जोरवे संस्कृति को हम यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, होली का कलर कर देंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। पशु बाड़े केटल पेन के सबसे पुराने प्रमाण किस स्थल पर मिले? एसएससी सीपीओ 2023 और यूपीएससी में 2020 में सवाल आया था। तो जो पशु बाड़े हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? इसका सही जवाब रहेगा महगढ़ा। महगढ़ा वो जगह है जहाँ से आपको पशुपालन के जो है सबसे पुराने पशु बाड़े के सबसे पुराने आपको साक्ष्य मिले थे। महगढ़ा के बारे में जानते हैं। यूपी के महगढ़ा से पशुओं का को रखने की जगह के निशान मिले हैं, जो पशुपालन का ठोस सबूत है। ठीक है, कहाँ पर है ये जगह? यूपी में है, याद रखेंगे। यूपी से किसे कैसा लिख दिया मैंने? यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस ताम्रपाषाण स्थल को तांबे का भंडार कहा जाता है? किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल को तांबे का भंडार कहा जाता है? एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल यूपीएस यूपीपीएससी दोनों एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर आएगा गुंगेरिया। काफी स्ट्रेंज नाम है ये गुंगेरिया, क्योंकि जब मैंने इस चीज को याद किया था तब मुझे भी काफी टाइम लगा था इस चीज को समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे चीजें क्लियर होती जाती है। इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा गुंगेरिया। आइए गुंगेरिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो बेसिकली जो गुंगेरिया है, एमपी के गुंगेरिया से 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पतरे मिले हैं। ये उस वक्त के सबसे बड़ा खजाना था। 424 तांबे के औजार मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? एमपी के गुंगेरिया से। और 102 आपके जो चांदी होती है उसके पतरे मिले हैं। तो ये उस टाइम पे बहुत ही बड़ा खजाना हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे अगर आप खजाना देखोगे तो जितना हमने खनन किया है, जितनी खुदाई की है, उसके हिसाब से हमारे खजाने की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है। उस टाइम के हिसाब से ये जो आपको मैंने अभी नंबर बताया वो काफी ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो उस टाइम का काफी बड़ा खजाना हुआ करता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य पुरापाषाण काल मिडिल पेलियोलिथिक काल का मुख्य औजार प्रकार क्या था? मुख्य औजार प्रकार क्या था? तो जो मुख्य पुरापाषाण मध्य पुरापाषाण काल है उस टाइम पे जो हमारे जो वेपन्स थे वो किस तरीके के हुआ करते थे? जैसे आप पुरापाषाण काल में देखेंगे तो सिर्फ बड़े बड़े जो है वेपन्स हुआ करते थे। लाइक वेपन्स में भी सिर्फ पत्थर हुआ करते थे, किसी चीज को मारने के लिए काम आते थे, लेकिन काटने में उसका इतना सहयोग नहीं था। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके जो औजार थे वो फ्लैग टूल्स थे। फ्लैग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक इमेज ऐड कर दूंगा यहाँ पे। फ्लैग किस तरीके के हथियार होते हैं, जो ओरिजिनल जो औजार पाए गए हैं उनकी इमेज में यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? सो देखिए, आदमगढ़ जो है एमपी का एक स्थल है, और ये फेमस है। आदमगढ़ जो है अपने पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले यहाँ से। तो पशुपालन के लिए ये जो है संबंधित है। ठीक है, अब पशुपालन के लिए तो संबंधित है ही है, लेकिन किस काल से है ये? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से ये संबंधित रहेगा। ठीक है, अब पशुपालन के लिए देखिए, अगर आप इतना ही याद रखेंगे कि किस चीज के लिए फेमस है तो आपको याद आ जाएगा कि पशुपालन किस काल में हुआ था। जैसे मुझे याद है कि मध्य पाषाण काल में आपका कुत्ता जो है आपका फेवरेट एनिमल यानी पेट बना था। उसका जो सेकंड था वो बकरी थी, वो कब आई थी? आपके नवपाषाण काल में। लेकिन आपको अगर पता होता कि आदमगढ़ किस चीज के लिए फेमस है तो आपको पता होता कि किस काल के लिए किस काल का वो जो है स्थल है। राइट, सही। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल कृष्णा नदी बेसिन पर स्थित है? इसका जो सही जवाब रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुनसंगी। हुनसगी, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, याद रखिएगा। हुनसगी जो है प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि कृष्णा नदी के बेसिन पर स्थित है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो लाइक जिनको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके आपके जो क्वेश्चन है वो कम बनते हैं, या कहें कि उतनी ज्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, बट वो आईएमपी क्वेश्चन, जैसे ये एसएससी सीपीओ 2025 में आया क्वेश्चन है, काफी रिसेंटली आया है, एक साल पहले ही क्वेश्चन आया है, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो आपको इन्हें रटना ही होगा। हिस्ट्री जो है अगर आप रट के याद कर सकते हो, समझ के याद कर सकते हो तो काफी वास्ट है, लेकिन अगर आपके पास रटने की विद्या है कि आप समझ के प्लस रट के याद कर सकते हो, तो वो आपको आने वाली एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि अगर आपका एग्जाम विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ्स है, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आप रिवाइज करके उसे रट के कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ये तो फिर भी आप समझ के याद कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिन्हें आपको ट्रिक के थ्रू, रटने के थ्रू याद करना होगा, चीजों को कनेक्ट करके चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ताम्रपाषाण युग को और क्या कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग जो है, ये क्वेश्चन आया है आपका एनटीपीसी 2022 और ईएसबी 2021 में। तो ताम्रपाषाण काल जो है उसे आपको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक एज कहा जाता है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में कपास की खेती का पहला प्रमाण कहाँ मिला है? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट आईएमपी निकालने में भी कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो उसी में आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो, जो 4 क्वेश्चन कर रहे हो वो आगे चल के रिपीट हो जाते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको इसका आंसर लगाया था, मेहरगढ़ इसका आंसर आएगा। देखिए, कपास वाली बात आपको क्लियर कर देता हूँ। कपास एक ऐसी खेती है जो सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में, विश्व में कपास के जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले। ठीक है, मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में। जब भारत का नाम आया था, पिछले एक क्वेश्चन पहले आया था जो कि यूपीएससी में पूछा गया था कि भारत में अगर पूछेगा और अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ आता है तो आपको मेहरगढ़ ही लगाना है। विश्व में पूछेगा तब तो मेहरगढ़ लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। महाराष्ट्र में बोरी क्या दर्शाता है? महाराष्ट्र में बोरी जो है क्या दर्शाता है? बोरी एक टर्म होगी। यूपीएससी सीडीएस 2021 और एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पुरानी पुरापाषाण बस्ती। उसे क्या कहा जाता है? बोरी कहा जाता है वहां पे। कहां पर? आपके महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है, भारत का कौन सा क्षेत्र पाषाण युग के स्थलों के पास अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारत का कौन सा क्षेत्र पाषाण युग के स्थलों के पास पाए गए अपने अशोक के विशाल अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, इसका आंसर बताने से पहले एक बात बता देता हूँ। जब हिस्ट्री पूछने पे आती है ना, कि आपका लेवल चेक करना हो कि आपसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, ये होते हैं क्वेश्चन। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, राइट। मुझे इतना पता है कि इसका जो सही आंसर है, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो ये क्वेश्चन मैं खुद भी पहली बार देख रहा था। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में भी आया, 2022 में भी आया और अच्छी एग्जाम्स में आया है, सीपीओ में, यूपीएससी में पूछा गया है। इसका वैसे सही आंसर जो रहेगा, उपरोक्त तो सभी रहेगा, मस्की, ब्रह्मगिरी और येरागुड़ी। यही है हिस्ट्री की क्वालिटी, कि हिस्ट्री में आप कितना पढ़ोगे उतना कम है। आप 5 महीने 6 महीने दे दो फिर भी चांसेस है कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्यों ना आप स्मार्ट स्टडी करो, क्यों ना आप मोस्ट आईएमपी पे जाओ। काफी चांसेस है, अगर आप अगर इस चीज को जो है, थोड़ा लाइट गिर गया मेरा, अगर आप इस चीज को जो है इस तरीके से देखें कि अगर आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखे गए हैं, येरागुड़ी, मस्की, ब्रह्मगिरी, अगर आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है, कहाँ के ये जो स्थल है, किन चीजों के बारे में बात हो रही है, इसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, किस काल से जो है स्थित है, किस काल से संबंधित है, तब इतना अगर समझ लोगे तो एक की जगह आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। राइट, इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। येरागुड़ी, मस्की और ब्रह्मगिरी, ये तीनों ऐसी जगह है जहां पर पाषाण काल की बस्तियां भी है और बाद में अशोक ने यहाँ अपने संदेश भी लिखवाए। जब आप आपका मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, दोनों में आपको जो है अशोक का जिक्र होगा। अशोक ने जो शिलालेख जो खुदवाए थे, उनमें से ये जो है आपको साइट देखने को मिलेगी, मस्की, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे पढ़ते हैं। भारत में हस्त कुठार, हैंड एक्स
और विदारिणी क्लेवर के प्राचीनतम साक्ष्य किस घाटी से मिले हैं? भारत में हस्त कुठार हैंड एक्स एंड आपका विदारिणी क्लेवर के प्राचीनतम साक्ष्य किस घाटी से मिले हैं? सो ऑप्शन नंबर ए है बेलन घाटी जो कि यूपी में है, ऑप्शन नंबर बी है सोहन घाटी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा घाटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका जो रहेगा सोहन घाटी। सोहन घाटी इसका सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इससे। हैंड एक्स कल्चर को एचुलियन कल्चर भी कहा जाता है जो कि सोहन घाटी से आपको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। किस नवपाषाण कालीन स्थल को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है? किस नवपाषाण कालीन स्थल को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दाओ अजली हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सारू तारू, ऑप्शन नंबर सी मार्कडोला, ऑप्शन नंबर डी गुफ फकराल। ये एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि जब ये मैं पढ़ रहा था तो ये एक्चुअली मैंने भी क्लास में देखा था वाला सवाल। आपका यूपीएससी सीएपीएफ एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया है। इसका एक्चुअल में राइट आंसर है दाओ ओजली हार्डिंग। कुछ भी नहीं समझ में आया था मुझे, ना तो नाम याद हुआ था ना कुछ, बस सबसे वियर्ड नाम जो है वो हार्डिंग लास्ट में याद रखा था, उसी से मैंने जो है देखा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये आसाम में है और यहाँ से जोडियट पत्थर मिला जो चाइना से आया माना जाता है, यानी उस वक्त भी व्यापार होता था। चाइना में जो है आपकी एक सभ्यता चल रही थी, चाइनीज सभ्यता, उसका एक्चुअली कुछ नाम है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे आपको चाइनीज सभ्यता का नाम। इंडिया में चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपका अरब साइड कंट्रीज में आपका चल रहा था मेसोपोटामिया। फिर उसके आगे आपका इजिप्शियन जो है सिविलाइजेशन चल रहा था। तो जब भी आप दाओजली हार्डिंग को पढ़ेंगे, ये आसाम में स्थित है। एंड यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसे जो है जेडिएट पत्थर मिले थे जो चाइना से आए थे। मतलब उस टाइम पर भी चीजें यहाँ से वहां हो रही थी, व्यापार हो रहा था, चीजें हो रही थी। तो यानी कि मनुष्य जो है भ्रमण तो कर रहा था, ठीक है, ट्रेवल कर रहा था। ये हम समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। बागोर और आदमगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? बागोर और आदमगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर रहेगा पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य। जब आदमगढ़ पढ़ाया था, बागोर के बारे में पढ़ा था, तो पशुपालन का जिक्र हो रहा था, तो पशुपालन के लिए ये फेमस है। ठीक है, इसे सही जवाब यहाँ लगा देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप एक चीज पढ़ लो, वही चीज रिपीट होती जाती है, बस अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी भारत लिख देगा, कभी विश्व लिख देगा, कभी एक स्थल की जगह दो स्थल के नाम लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो यही लेवल है, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो कोई खास लेवल नहीं बच जाता इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे? ठीक है, ताम्रपाषाण काल के लोग जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के म्रादभंड बर्तनों का उपयोग करते थे? इसका सही आंसर रहेगा काले और लाल मृदभंड। ठीक है, इसे नॉर्मली याद रखिएगा कि सबसे इजी सबसे इजीली क्या चीज अवेलेबल हो सकती है, कौन सा रंग अवेलेबल हो सकता है? लाल और काला। ठीक है, और ये बहुत ही वैसी चीज है कि अगर आप लाल के लिए जाते हैं तो लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी के जो पत्थर होते हैं उनसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। काले के लिए जाते हैं तो आप कोयला हो सकता है। ये उस टाइम पे काले रंग की तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अगर पत्थर पे रगड़ते तो काले रंग से ही हो जाएगा, आप स्क्रैच करते हैं तो काला और लाल काफी इजीली अवेलेबल होगा। और ताम्रपाषाण काल में जो है इसकी अवेलेबिलिटी और भी इजी हो जाती है। ठीक है, तो हम इस लॉजिक से कर सकते हैं, लॉजिक आप खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस लॉजिक से याद किया है। आई नो कि इतना लाइक इफेक्टिव लॉजिक नहीं है, बट जो भी है मुझे इससे याद हो गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। चिरान बिहार के किस हड्डी के बने औजार बड़ी संख्या में मिले हैं? चिरान बिहार से किस धातु या हड्डी के बने औजार बड़ी संख्या में मिले हैं? ठीक है, बीपीएससी 2024 एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चिरान कहाँ पर है? बिहार में। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है? हड्डी के बने औजारों की बड़ी संख्या के लिए फेमस है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो सही आंसर रहेगा हिरण के सींगों के औजार। ठीक है, मैं अपने एक्चुअली एक यहाँ पे मिस्टेक कवर अप करना चाहूंगा कि जब मैं ये पढ़ा रहा था चिरान के बारे में, तो मैंने एक लाइन कह दी थी कि इंसानों के औजार, हड्डियों के औजार होंगे, राइट। उस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि हिरण के सींगों के औजार की बात हो रही थी। यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया तो हमें और भी इजीली क्लियर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं हम। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य आवास क्या था?
पूरा पाषाण काल यानी कि सबसे एंशियंट टाइम, उस टाइम पे मानव कैसे घरों में रहता था? लकड़ी रहेगी क्या उसके पास? लकड़ी काट के घर बना पाएगा क्या? नहीं। पक्की ईंटों के मकान रहेंगे क्या उसके पास? नहीं। मिट्टी के घर बना पाएगा क्या? इतना नॉलेज था कि वो घर बना पाए मिट्टी के? नहीं। गुफाएं और शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब जो पत्थर की जो गुफाएं होती है, जो पत्थर होते हैं उनकी आड़ में जो है रहता था आपका पूरा पाषाण काल का मानव। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। तो जब आपको स्टार्टिंग में मैंने पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल समझाया था, उस लाइन को समझने में आपके ऑलमोस्ट अभी तक देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आ गया। 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ उस तीन चीजों को ध्यान में रखने से ही आपकी बन पा रही। इवन आई कैन से कि 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे आगे होंगे कि आप उस तीन चीजों को समझ लो कि कौन सा टाइमलाइन में कौन सी चीज हुई थी, जो 2 मिनट का काम है। आपके 12 से 15 क्वेश्चन तो वहीं से बन पा रहे हैं। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। माइक्रोलिथ का अर्थ क्या होता है? माइक्रो प्लस लिथ, मैं इससे ना एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे आपको। देखिए, माइक्रो, माइक्रो प्लस लिथ, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका पत्थर, इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटा पत्थर, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है छोटे पत्थर? ऑप्शन नंबर बी में मुझे नजर आ रहा है छोटे पत्थर का जिक्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे जो है हम राइट आंसर क्लिक कर देते हैं। काफी वो हमने जैसे कि लाइक क्वेश्चंस को क्लासिफाई किया था ना, तो जिनमें हलवा क्वेश्चंस को की श्रेणी में जिस सेगमेंट में रखा था ना, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ठीक है। मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया है, एसएससी एमटीएस में आया है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप एएसबी या एमपी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो मालवा संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। इसे राइट आंसर लगा देंगे। मालवा संस्कृति किसका टाइम से पीरियड से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल टाइम से, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? ये आ गया आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, यूपीएससी पीएससी लेवल का क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पे आपको एआरओ में पूछा है, एसएससी सीजीएल में पूछा है, बट लेवल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि जब आपसे से खोज पूछ ली जाए या सन पूछ लिया जाए तो हल्का सा लेवल अप हो जाता है, ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसी चीजों को याद रखने का, बट कंपेयर करें कि वही सेम क्वेश्चंस आ रहे थे कि बस पाषाण काल या ये चीजें पूछ रहे हैं कि कुत्ता का फ्रेंड बना, बकरी का फ्रेंड बनी, उनसे तो एक लेवल अप ही हुआ है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा वीएस वाकणकर। आप वीएस वाकणकर का नाम कई बार सुनेंगे, क्योंकि ये एक जो है ऐसे पर्सन है जिन्होंने कई चीजों की खोज की है। लाइक जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है या पाषाण कालीन स्थल है, उनमें इनका काफी नाम रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि एक खोज उज्जैन के पास में भी हुई है, उसमें भी आपको वाकड़कर का जो है नाम मिलेगा। इवन उज्जैन में वाकड़कर वाकड़कर जी का के नाम पर एक पुल भी है। अगर आप कभी उज्जैन गए होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनके नाम पर एक जो ब्रिज है उनका नाम उनके नाम पर रखा गया है, ब्रिज का नाम इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। भारत में पूरा पाषाण काल के मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन के अवशेष कहाँ से मिला था? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कोई सी भी बुक उठा लोगे, कोई सा भी लेक्चर उठा लोगे, तो ऑलमोस्ट पहले क्वेश्चन से लेके 5वें क्वेश्चन के बीच में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सी जगह है जहाँ से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले? वो है हथनोरा। पुराने जमाने का मानव कैसा दिखता था, क्या साइज था, ठीक है। इन सब चीजों का आप अंदाजा कैसे लगाएंगे? उसके कंकाल से, ठीक है। डीएनए में डीएनए करेंगे या फिर से, आई डोंट थिंक डीएनए होता होगा, बट जो भी टेक्नोलॉजी होगी जिसका मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता है, उसके थ्रू आप चेक करेंगे तो आप मानव के कंकाल के अवशेष ही आपके पास ऑप्शन जानने के लिए कि उस टाइप का मानव कितना बड़ा था, हाथ पैर कितने बड़े थे, क्या खाता होगा, कैसा दिखता होगा, सारी चीजें इमेजिन करने के लिए उसके कंकाल से ही आप पता लगाओगे ना। तो हथनोरा से हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत किस काल की विशेषता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि इसे मुझे क्लिक करना चाहिए, आप खुद ही लगा लो, खुद ही लगा लो कि भाई कृषि आपने कब से स्टार्ट करी, एग्रीकल्चर कब से शुरुआत हुई, ठीक है। क्योंकि आदि मानव जब पत्थर बना रहा था, चीजें कर रहा था, उस टाइम पे तो खेती करेगा नहीं, तो खुद से इसका आंसर लगा लो कब हुए थे। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। सराय नाहर राय और महदा किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है? ठीक है। तो ये जो दोनों है ये मध्य पाषाण काल के स्थल है, ठीक है। इसे आइए समझते हैं हम थोड़ा सा, ओके। सो
ये यूपी के प्रतापगढ़ में है। यहाँ से युद्ध के साक्ष्य और साथ कई लोगों को दफनाने के सबूत भी मिले हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सराय नाहर राय, इसे याद रखना है महोदय, हाँ याद रखना है। देखिए, एक टाइम था जब कई लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, वो भी पाषाण काल में, और वहां पर कई लोग मारे गए थे। आपस में हुआ होगा किसी चीज को लेके, उनका आपस में झगड़ा, शिकार को लेके, जगह को लेके आपसी कोई मतभेद होगा। भाषा तो थी नहीं जो आपस में बात कर पाते वो। तो जब एक नरसंहार हुआ, एक लार्ज अमाउंट में लोग मरे, तो उनकी जो डेड बॉडीज है उसे भी दफनाया गया होगा। या तो दफनाया गया होगा, या तो अपने आप समय के साथ उसके ऊपर जो है मिट्टी धूल वगैरह चीजें आ गई होगी। तो ये वो दो स्थल है, ये वो दो जगह है जहां से आपको एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसे जो है किस चीज के लिए याद किया जाता है? ये यूपी में, पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये कहाँ पर है? आपके यूपी में है, यूपी। ठीक है, यूपी में है। युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। युद्ध हुआ है, उस चीज का पता कैसे लगाएंगे कि लोगों को दफनाया भी गया है, लोग गड़े हुए भी हैं, और वहीं पर औजार भी मिले हैं, यानी वो आपस में लड़े होंगे। राइट, तो इस चीज का याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में ये हुआ था। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। भीमबेटका के चित्रों में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ? भीमबेटका के चित्रों में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है? सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया है वो है लाल और सफेद का। ठीक है, याद रखेंगे, लाल रंग का इसमें उपयोग किया गया था और सफेद रंग का इसमें उपयोग किया गया था। मैं सही हूं तो? हाँ, सही आंसर है, लाल और सफेद रंग का इसमें उपयोग किया गया था। अगर आप में से कोई भीमबेटका गया होगा तो उसको पता होगा कि वहां के जो शैल चित्र हैं वो पत्थरों पे जो है बनाए गए हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो था नहीं उस टाइम के मानव के पास। पत्थरों के ऊपर जो है उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक इमेज के थ्रू बताया था। तो लाल और सफेद रंग के जो है कलर में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चाल्कोलिथिक शब्द का सही अर्थ क्या है? चाल्को प्लस लिथिक। ठीक है, इसे हम यहाँ पे जो है वो करेंगे, डिकोड करेंगे। चाल्को प्लस लिथिक। लिथिक का जो मतलब था वो तो हमें पता ही है, पत्थर। चाल्को का मतलब होता है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस पत्थर वाला जो काल था उसे चाल्कोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा तांबा और पत्थर का युग। चाल्को का मतलब तांबा, और आपका लिथिक का मतलब पत्थर। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है हमें बस समझने की है, जरूरी नहीं कि आप इन्हें अलग से बहुत रटने की जरूरत पड़े, तो हम इजीली कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी 64 क्वेश्चन हुए, इसमें से 30 to 40% ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बहुत ही इजीली आप सोल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के 20 मिनट्स अटेंड किए ना, तो बहुत इजीली आप इन्हें सोल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। किस स्थान से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले? एक स्थान से 3 मानव कंकाल निकले। एक्चुअली इसकी ट्रिक भी है, मुझे याद है इसकी ट्रिक। ठीक है, इमेजिन करो कि अगर आप फ्री सोए हैं आप, लाइक आपका पर्सनल बेड है और आप सोए हैं, एंड आपको अच्छी नींद आएगी, राइट? कंफर्टेबल है आप। लेकिन अगर उसी बेड पे जहां पर आप अकेले अच्छे कंफर्टेबल होकर सो पा रहे थे, उस पर 3 लोग आ जाएंगे, तो आपका दम घुटेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा दमदमा। ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम अगर इन्हें याद करते हैं ना, तो ये आगे चल के हमें बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। क्योंकि मुझे नहीं याद है मैंने ये वाला क्वेश्चन कब पढ़ा था, बट मुझे इतना पता है कि इसका सही आंसर दमदमा रहेगा। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। सही आंसर रहेगा दमदमा। ठीक है, यूपीएससी 2000, यूपीपीएससी 2022 और एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, लेवल देखना, जो जिस बारे में बात कर रहा था ना वो देखिए। एसएससी एमटीएस जो है वो एक 10th लेवल का एग्जाम है। यूपीपीएससी एक स्टेट पीएससी है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये हिस्ट्री है, इसका कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे तो याद कर लीजिएगा कि अगर एक जगह पे हम, लाइक कोई भी सोएगा तो कंफर्टेबली सोएगा, लेकिन उसी जगह पे 3 लोग आ जाएंगे तो दम घुटेगा। तो उसका सही आंसर रहेगा दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। वो मिलता है आपको नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में। और मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअल में वो एक खोपड़ी थी, एंड वो एक वुमन की थी, बट उसे नर्मदा मैन का नाम दिया गया था।
ठीक है। कहीं कहीं पे मैन की बात भी होती है, नर्मदा मैन की, वो एक आदमी की खोपड़ी थी, कहीं पर वुमन की बात होती है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, बट नर्मदा घाटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। पल्लवरम। पल्लवरम से आपको याद आया होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम। पल्लवरम वो जगह है जहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में आपको एक हैंड एक्स की जो है खोज की थी, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ फ्री हिस्ट्री कहा गया था। राइट। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पल्लवरम तमिलनाडु क्यों प्रसिद्ध है? सो ये एक्चुअली प्रसिद्ध है अपने प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज के लिए। हाँ, प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज के लिए। ठीक है। और वो उपकरण क्या था? आपका हैंड एक्स। ठीक है। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और उस खोज के कारण उन्हें क्या कहा गया था? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ठीक है। और कब की थी? 1863 में। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में खोज हुई थी। उसके 2 साल बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने यहाँ पर पल्लवरम में खोज की थी। याद रखेंगे, इसी से 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। अनाज की खेती सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? अनाज की खेती, किसी भी चीज की खेती हो, खेती मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल। इसका सही आंसर लगाएंगे नवपाषाण काल। ठीक है। हलवा वाले क्वेश्चन, हलवा सेगमेंट वाले क्वेश्चन सही है, इन्हें हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई किस मंत्रालय के अधीन है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है स्टार लगा देते हैं हम। वैसे तो हम लगा नहीं रहे हैं किसी क्वेश्चन को स्टार, बट अब से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। भारतीय पुरातत्व एएसआई, इसकी खोज कब हुई थी पहले तो ये याद करते हैं। 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता हूँ, बस आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ठीक है। तो ये जो है किस मंत्रालय के अंडर आता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल डिपार्टमेंट। कल्चरल डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, इसे हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे आप। याद रखेंगे। किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कब की थी? 1861 में की थी। ठीक है। किसकी? एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। किस मंत्रालय के अंडर आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। आहार संस्कृति, एक और संस्कृति का नाम आपको सुनने को मिल रहा है यहाँ पे, का पुराना नाम क्या था? ठीक है। आहार संस्कृति का पुराना नाम क्या था, इसे हम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रहेगा आपका ताम्रवती। ताम्रवती क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसे क्लिक कर देंगे। सो बेसिकली राजस्थान के इस इलाके में तांबा, कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसे ताम्रवती कहा जाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, वो कहाँ की है? राजस्थान। ठीक है। क्या मिलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा? तांबा। तांबा यानी कॉपर। कॉपर के कारण से क्या कहा जाता है? ताम्रवती। तो आहार संस्कृति किस जगह की संस्कृति है? राजस्थान की संस्कृति है। ताम्रवती कहा जाता है क्यों? क्योंकि कॉपर भरपूर मात्रा में कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। कोल्डी हवा किस अनाज के साक्ष्य के लिए जाना जाता है? ठीक है। कोल्डी हवा जाना जाता है अपने चावल के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप डी 2022, एसएससी 2021 दोनों में पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर आएगा हिम युग और आखेटक संग्राहक युग। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला। हिम युग का मतलब होता है आइस एज। तो जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो ये वो टाइम था जब पृथ्वी, जब लाइक पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ठंडा हुआ करता था। तो जो पुरापाषाण काल को जब हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, आपको याद हो तो, ठीक है, उत्तर, निम्न, मध्य पुरापाषाण काल, राइट। तो उसका जो सबसे लास्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था उत्तर पाषाण, उत्तर पुरापाषाण काल। तो उत्तर पुरापाषाण काल से लेके तो आपका मध्य पाषाण काल के बीच का जो सफर था, उसमें पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, और वहीं पर उससे पहले ही अंत हो रहा था किस चीज का? टेम्परेचर का। जो आइस एज है वो खत्म हो रही थी, लेकिन किस एज में थी? पुरापाषाण काल में, यानी कि पेलियोलिथिक एज में। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं? आघेटक संग्राहक युग। अब आघेटक संग्राहक युग क्यों कहा जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। सो
इंसान सिर्फ शिकार करके खाना गैदर करता था उस टाइम पे, इसलिए आघेटक संग्राहक कहा जाता है इसे। ठीक है, यानी खाना बस लाइक शिकार किया खाया, दैट्स इट, वही है जो है, राइट। इस चीज के लिए इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ए एंड बी इसका दोनों आंसर आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। टेरी टीले जो लाल रेत के टीले हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बेसिकली क्वेश्चन है टेरी टीले यानी कि लाल रंग के जो टीले हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब रहेगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, टेरी टीले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम पशु को दूध के लिए पालना शुरू किया था? देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कितनी बार ये पशुपालन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ गए, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ पशुपालन से रिलेटेड आ गए। बकरी कब पाली थी? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल ही वो एग्जैक्टली टाइम है जब सर्वप्रथम पशुओं को दूध के लिए पालना चालू किया था। दूध कौन देता है? बकरी देती है, कुत्ता तो देता नहीं। अगर कुत्ते का पूछा होता तो मध्यपाषाण काल होता, लेकिन दूध की बात हो रही है, बकरी की बात हो रही है, तो बकरी कब आई थी? नवपाषाण काल में आई थी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नवपाषाण काल में। इसी की बात कर रहा था एग्जैक्टली, जब मैं स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था इसी की बात कर रहा था कि अगर आप आपका जो वो बेस है वो क्लियर कर लेते हो, आप स्मार्ट स्टडी की तरफ जाते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस लगा पाओगे। मुझे लाइक लिटरली मैंने इसके ऑप्शंस भी नहीं पढ़े थे, डायरेक्टली दिमाग में आ गया था नवपाषाण काल इसका आंसर होगा। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, ये इजीएस्ट वे था। जब आप पढ़ लेते हो ना इन चीजों को तो आप इजीएस्ट वे में आप निकाल पाते हो। क्यों देखना है बाकी ऑप्शन जब मुझे पता है कि इसका आंसर सही रहे जो है नवपाषाण काल रहेगा। तो ये होता है ऑप्शन कटिंग, आप कर सकते थे कि ये तीनों ही हो सकते तो वो रहेगा। ठीक है, तो ये होता है एक तरीका, एक काइंड ऑफ वे कि आप कैसे जो है जल्दी क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। ठीक है, महापाषाण मेगालिथ क्या है? हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, महापाषाण किसे कहा जाता है? बड़े पत्थरों को। महा मतलब बड़ा, ठीक है, और पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। ठीक है, किससे संबंधित है? पत्थरों के बड़े शहर, विशाल मंदिर, विशाल गुफाएं, कब्रों के ऊपर लगाए गए बड़े पत्थर। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कब्रों के ऊपर लगाए गए बड़े पत्थरों के लिए जो है फेमस है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। हुनसगी जो एक पुरापाषाण कालीन स्थल है किस राज्य में स्थित है? हुनसगी कहाँ पर है? बस ये पूछ रहा है वो। कर्नाटक पीएससी में क्वेश्चन आया है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में है स्थित, इसलिए कर्नाटक पीएससी ने पूछा है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी पाषाण कालीन जो स्थल है उनको तो एटलीस्ट जरूर याद कर ही लीजिएगा। अदरवाइज वैसे तो सारे ही करने हैं, बट वो आप कर लेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं ना, जैसे कि आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगा कि मैं एमपी से हूँ। अब एमपी का कोई भी एग्जाम आता है, एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपी पटवारी हो, तो मुझे एटलीस्ट एमपी के बारे में तो पहले पता होना चाहिए ना, उसके बाद मैं इंडिया का जानूंगा। वैसे तो इंडिया के बारे में पहले पता होना चाहिए, बट एमपी एक प्रायोरिटी है कि अगर मैं एमपी में रहता हूँ तो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे ये जो कर्नाटक वाला केस हुआ ना, ये कर्नाटक पीएससी ने पूछा था, ये 2023 में जो है ये पूछा है सवाल, और इसका आंसर भी कर्नाटक है। ऐसे आपने अभी देखा होगा कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के साथ ऐसा हुआ होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम में आया ही है जो उसके ऑप्शन में राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप मेरी बात को इजिली समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाना कब सीखा? मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाना आपने देखा होगा कि अभी चाक देखा होगा जिसमें मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, गुल्लक बनाए जाते हैं, कप बनाए जाते हैं, मटके बनाए जाते हैं। एक इस तरीके का गोल जो है आपका चाक होता है, और बीच में जो रहती है वो मिट्टी रहती है, उसे हाथों से जो है शेप दिया जाता है। ठीक है, और वो बड़ा होते 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 एक बहुत ही प्यारा शेप ले लेता है। तो ये चक्के से जो बनाने का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही ये चीज हुई थी, तो इसे याद रखेंगे हम। देखिए, मोस्टली ये जो चीज है ना आपकी, ये मिट्टी से वाली चीज कि मिट्टी का कप बनाया गया था, ये आपको ना दिवाली पे बहुत देखने को मिलेगा जब दिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 78 पर आता है। गिल्लुत किस नदी संस्कृति का केंद्र था? गिल्लुत किस नदी संस्कृति का केंद्र था? इसका आंसर रहेगा आपका आहार संस्कृति। ठीक है, आइए से एक लाइन में समझते हैं।
सो बेसिकली ये राजस्थान के मेवाड़ इलाके में है। आहार संस्कृति, आहार कहाँ कहाँ की संस्कृति हमने पढ़ा था, राजस्थान की संस्कृति है। और गिल्लुद उसी संस्कृति का एक केंद्र है। बस ये याद करना है, कुछ एडिशनल रॉकेट साइंस नहीं, बस इतना ही है। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको जो है तीन नाम मिलेंगे, पुरातात्विक, भूविज्ञानी और नृविज्ञानी। पहली बात तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन करता है वो भूविज्ञानी भी होता है, नृविज्ञानी भी होता है और आपका पुरातात्विक भी होता है। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, पुरातात्विक को क्या कहा जाता है आपका, ये होता है आपका आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि हम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुरानी हड्डियों, इमारतों, अवशेषों का अध्ययन करके जो है आपको लाइक जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो स्टडीज है उनके बारे में बताते हैं। फिर आते हैं आपके भूविज्ञानी, जिसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पृथ्वी की संरचना के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। पुरानी चट्टानों की, पृथ्वी की एज के बारे में जो लाइक स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं, भूविज्ञानी कहते हैं। फिर आते हैं आपके नृविज्ञानी, इन्हें इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कर देना। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे लिख देते हैं, मुझे स्पेलिंग पता है एक्चुअली। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये होना चाहिए इसकी स्पेलिंग आई गेस। अगर नहीं है तो करेक्ट कर देना। तो एक्चुअली में बेसिकली इनका जो काम होता है वो होता है ह्यूमंस के बारे में रिसर्च करना, ह्यूमन की संरचना के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जिसे हिंदी में नृविज्ञानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लंगनाज गुजरात किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है? यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में सवाल पूछा है और रिसेंटली पूछा गया 1-2 साल के गैप में। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मध्य पाषाण काल। क्या रहेगा? मध्य पाषाण काल। इसके बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो ये जो है आपका यहाँ से 14 मानव कंकाल और कुत्ते के अवशेष मिले हैं। कितने? 14, ठीक है। इसमें कुत्ते प्लस इंसान दोनों के एड ऑन करके बताए गए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहली बात, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसके रिलेटेड बताए हैं। और एक जो हिंट मैं बता रहा था कि जो भी ना जिस राज्य का क्वेश्चन होता है ना उसके पीएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे ये है एमपीएससी। एमपीएससी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र पीएससी। इनाम गांव कहाँ का है? इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखेंगे। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। सो ये किस नदी के किनारे पे स्थित है? ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा घोड़ नदी। किस नदी के किनारे पर है? घोड़ नदी के किनारे पर। याद रखेंगे हम घोड़े से, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। मैंने जिस ट्रिक से इस क्वेश्चन को याद किया था वो थोड़ा सा ट्रिकी प्लस वियर्ड भी है। जिससे इनाम गांव, अब इनाम प्लस गांव को अगर हम लाइक डिवाइड करेंगे, डिकोड करेंगे तो क्या होता है? इनाम। इनाम किसको मिलता है? जो रेस में जीतता है, राइट। और आप इमेजिन करो कि रेस हो रही है तो सबसे बेस्ट रेस किसकी होती है? घोड़े की। तो घोड़ नदी। ये ट्रिक सबके लिए वियर्ड हो सकती है, बट ऐसी ही ट्रिक से आप जो है एंड में जब एग्जाम देने जाते हो ना तो इन चीजों को याद करने के ऐसे ही तरीके होते हैं, काफी वियर्ड तरीके होता है। जैसे अगर आपको मैं ना आगे चल के भी महाजनपद का काल जब आएगा ना तो उनके राज्य और उनकी राजधानियों के नाम याद करवाऊंगा, वो और भी ज्यादा वियर्ड रहेगा। बट यही तरीके हैं, जो अजीब है वही तो याद रहेगा। ये साइकोलॉजी है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। पत्थर के औजारों की ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज और चंद्राकार किस काल की पहचान है? देखिए, जो पत्थर है वही स्टार्टिंग से हमारा जो है लाइक पूरे स्टोन एज का जो है लाइक बेसिक स्ट्रक्चर रहा है कि किस काल में पत्थर कैसा हुआ करता था। जैसे पूरा पाषाण काल में पत्थर क्या हुआ करता था? बड़ा हुआ करता था। मध्य पाषाण काल में पत्थर जो है छोटा हो गया, जिसे आप माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। नव पाषाण काल में उसमें पॉलिशिंग करना स्टार्ट कर दिया गया।
लेकिन जो आकृतियां हैं त्रिभुज चंद्राकार ये कब बनाई गई थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल वो टाइम है जिसमें छोटे पत्थरों का यूज किया गया। आप छोटे पत्थर है तो उनको आकृति देना भी आसान है, त्रिभुज दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और भी देते होंगे, बट ये मेंशन्ड है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से तांबे की एक रथ दायमाबाद चेरियोट प्राप्त हुई है? आंसर यहीं पे लिख दिया हुआ है, दायमाबाद चेरियोट। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर रहेगा ये आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका सही आंसर है दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 85। पिकली हल के राख के टीले क्या दर्शाते हैं? जो पिकली हल जगह है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, साउथ इंडिया की ये प्लेस है, ठीक है। एंड ये क्या दर्शाता है? जो राख के टीले हैं उनका मतलब क्या था कि वहां पे वो जो राख के टीले हैं कहाँ से आए हैं, क्या किस चीज के लिए, किस चीज के हैं वो राख के टीले, वो पूछ रहा है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर रहेगा वो नवपाषाण कालीन चरवाहों के शिविर, ये है आंसर इसका। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक दो लाइन में कि इसका मतलब क्या बन रहा है। इसका जो मतलब बन रहा है वो ये है कि जो केटल्स होते हैं, जो आपके चरवाहे होते हैं, जो जानवरों को लेके चराने निकलते थे, ठीक है, तो वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आदि आदि मानव या जो कि मनुष्य है, मनुष्य ने जो एनिमल हस्बेंड्री को प्रॉपरली कब अपनाया था? नवपाषाण काल में। वैसे तो पहले ही अपना लिया था, बट ये टाइम तक जो है चरवाहा भी बन गया था मनुष्य। तो जहां पर वो एक चरवाहों को ले जाता था, एक शिविर लगाता था कि चलो बहुत दूर आ चुके हैं, अब यहीं पे रुक जाते हैं, तो उस जगह पे जो आग जलाई जाती थी, ठीक है, उस चीज वहां पे जो का टीला बनता था, उस चीज को दिखाने, उस चीज के लिए प्रसिद्ध क्या है? पिकली हल। पिकली हल के जो राख के टीले हैं उसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है? आज के कर्नाटक में। याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है? एसएससी सीजीएल 2023, जेपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। पहली बात तो बुर्ज होम है कहाँ पर? बुर्ज होम है आपका आज का कश्मीर में। किस चीज के लिए फेमस है बुर्ज होम? बुर्ज होम फेमस है अपनी दो चीजों के लिए। पहली तो कुत्ते को इंसान के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे, और दूसरी गड्ढा बना के इंसान यहाँ पर रहता था क्योंकि ठंडा वहाँ पे टेम्परेचर था। तो जमीन को खोद के जब जमीन के अंदर रहता है तो टेम्परेचर जो है थोड़ा बड़ा हो मिलता है, थोड़ा सा गर्मी होती है जमीन के अंदर। तो उस रीजन से जो है इस चीज के लिए भी फेमस है। उसकी मैंने इमेज भी आपको दिखाई थी पीछे कि किस तरीके के घर बना के रहता था बुर्ज होम में। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इसका मीनिंग क्या होता है? बुर्ज होम का मीनिंग क्या होता है? सो बेसिकली बुर्ज होम का मीनिंग होता है जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, बुर्ज होम। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 87 पे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? प्रागैतिहासिक चित्रकला मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में भी दिखाया था, बीच में क्वेश्चन भी आया था। ये भीमबेटका है। भीमबेटका वो जगह है जो प्राचीन काल में प्राचीन केंद्र माना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रकला का। और स्टार्टिंग में इमेजेस दिखाई थी, काले और सफेद रंग के जो है रंगों का इस्तेमाल किया था उन चित्रकला को बनाने में। ये भी एक बीच में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बनास नदी की घाटी में स्थित है? राजस्थान पटवारी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, गिल्लू दरहार, दोनों इसके सही आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। तो आहार और गिल्लू दोनों बनासवली में ही है, और ये जो है आपके राजस्थान के इलाके में पड़ता है बनास और गिल्लू। ये याद रखेंगे। आहार संस्कृति कहाँ की? राजस्थान की। इससे भी एक लॉजिक बना सकते थे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है, ये आपका इनाम गांव, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। और गिल्लू और ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो इससे भी समझ में आती है एक चीज। ऐसे ऑप्शन कटिंग करके करोगे ना तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजीली कर पाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे बढ़ते हैं। गुफ कराल नवपाषाण कालीन स्थल का अर्थ क्या है? गुफ कराल का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो ये पूछ रहा है। सो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका केव ऑफ पोटर, कुम्हार की गुफा, ठीक है। कुम्हार की गुफा ये भी कश्मीर का एक मुख्य नियोलिथिक साइट है। जैसे आपका बुर्ज होम है ना, वैसे ये भी कश्मीर का गुफ कराल एक स्थल है। इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा, याद रखेंगे। और बुर्ज होम का अभी दो
क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा, क्या मीनिंग होता है? जन्म स्थान, ठीक है। और गुफ कराल भी वहीं की जगह है, इसका मतलब क्या होता है? कुम्हार की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु के रेशों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया था? तो देखिए, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु के रेशों का उपयोग, ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए किया था? इसका आंसर जो रहेगा वो भेड़ रहेगा, क्योंकि ऊंट के तो रेशे होते नहीं है, ऊंट की तो खाल होती है, गाय के रेशे होते नहीं है, गाय का चमड़ा होता है, घोड़े का भी रेशे नहीं होती है, घोड़े का भी चमड़ा होता है। इसका आंसर भेड़ आएगा। ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? यूपी एससी सीडीएस 2022 में आया, एमटीएस में आया है। सेम देखिए, वही बात मैं बता रहा था, 10th लेवल का एग्जाम, और ये यूपीएससी है, ठीक है। कोई लेवल नहीं होता एग्जाम का, कोई लेवल नहीं है, कुछ भी पूछ लेगा एग्जाम का। ये क्वेश्चन का भी ना कोई लेवल है, ना ऑप्शंस में कोई इसमें जो है आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। इसका सही आंसर रहेगा भेड़, सीप। एंड क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। चौपानी मांडो क्यों महत्वपूर्ण है? तो चौपानी मांडो जो है फेमस है अपने मृत भांडों के लिए। मृत भांड जो होते हैं, मृत का मतलब होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी से बने बर्तनों के लिए ये जो है फेमस है, ठीक है। याद रखेंगे हम, चौपानी मांडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सोहतनोरा में जो मानव खोपड़ी मिली वह किस प्रजाति की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम जो है यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, इसे ना चितार देता हूँ, याद रहेगा, ठीक है। हथनोरा में जो मानव खोपड़ी मिली है वो किस प्रजाति के मानव की मिली है? वो होमो इरेक्टस की मिली है। नॉर्मली क्या होता है ना, जो भी पहली बार ये क्वेश्चन देखता है ना, होमो सेपियंस लगा देता है कि होमो सेपियंस सबसे ज्यादा सुना हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, वो हमारी बात नहीं कर रहा है कि आज का मानव किस प्रजाति से बिलोंग करता है। अगर ये पूछता तो होमो सेपियंस आंसर होता, बट वो क्या पूछ रहा है? हथनोरा में जो खोपड़ी मिली है वो किस प्रजाति की? होमो इरेक्टस प्रजाति की, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथिक एज की जो बस्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों के पास पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? नदी घाटियों के पास में पाई जाती थी। रीजन कि देखिए, पानी जहाँ, वहीं पर लोग रहते हैं। आप आज के टाइम पे भी अगर देखोगे ना, तो या तो ज्यादातर आबादी समुद्र के किनारे रहती है या तो नदी के किनारे। ज्यादातर गांव ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर या तो नदी है या समुद्र है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पे आपको नहर की सुविधा मिलेगी, पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी, ट्यूबवेल की सुविधा मिलेगी, लेकिन जो पुराने शहर है ना, जो बड़े शहर है, वो या तो किसी न किसी बड़ी नदी के आसपास में जो है बसे हैं, या तो समुद्र के आसपास बसे हैं। आप आज के पुराने शहरों को भी देख सकते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा जो है लॉजिकली ध्यान रखना होता है कि ज्यादातर बस्तियां कहाँ पाई जाती होंगी, वहीं पे ना जब पानी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर 94 पे बढ़ते हैं। ओल्डोवान औजार किस काल से संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर देते हैं यहाँ पर हम। तो बेसिकली ओल्डोवान एक तरीके का औजार होता है, और ये दुनिया का सबसे पुराना औजार है जो पाया गया था। इसका सही आंसर जो रहेगा, पहले तो मैं सही आंसर क्लिक कर देता हूँ, वो रहेगा निम्न पूरा पाषाण काल। इस टाइम पे जो है ये औजार यूज किया जाता था। इसकी इमेज में ऐड कर दूंगा कि ओल्डोवान किस तरीके का औजार हुआ करता था, किस तरीका दिखता था। जो ओरिजिनल इमेजेस होगी इस औजार की वो ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ सबका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? प्रयोग या उपयोग किस व्यक्ति ने किया था माइक्रोलिथ का? ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना देते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा कार्लाइल ने। इनका नाम आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा अभी तक, बट याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। कार्लाइल का नाम याद रखेंगे हम। कार्लाइल वो व्यक्ति है जिन्होंने माइक्रोलिथ शब्द का सबसे पहले यूज किया था। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ यानी पत्थर, छोटा पत्थर। कब की बात है? मध्य पाषाण काल की बात है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 96। किस काल में पेंटिंग चित्रकला की शुरुआत हुई? चित्रकला की शुरुआत जो है कब हुई थी, उससे पहले जानेंगे कि चित्रकला के बारे में हमें किस स्थल से पता चला कि कहाँ पे चित्रकला की गई थी। वो की गई थी आपके रायसेन जिले के भीमबेटका गुफाओं में, ठीक है। किस किन रंगों का यूज किया था? काला और लाल, सॉरी लाल और सफेद रंग का यूज किया था, ठीक है। अब वो टाइम पूछ रहा है कि कौन सा टाइम है, ठीक है। तो टाइम जो रहेगा आपका पूरा पाषाण काल रहेगा। स्टार्टिंग से ही मानो पेंटिंग वेंटिंग करने लग गया था, ठीक है। स्टार्टिंग से ही रंग भर गए थे जिंदगी में इनके। इसे थोड़ा सा समझते हैं हम यहाँ पे।
तो भीमबेटका की सबसे पुरानी पेंटिंग इसी वक्त की है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। कुपगल नामक नवपाषाण स्थल किस राज्य में है? इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और आपका एसएससी एमटीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। एक तो पीएससी और एक एमटीएस, ये पीछा नहीं छोड़ते। यूपीएससी और एमटीएस तो ऐसा लगता है साथ में ही चलते हैं, या तो एमटीएस निकाल लो या यूपीएससी निकाल लो, इस तरीके का लगता ही है। कुपगल जो है एक नवपाषाण स्थल है, ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? मैंने एटलीस्ट 2 बार बताया होगा इसके बारे में, 2 से 3 बार। बलोचिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्थित है, वो भी पाकिस्तान के बलोचिस्तान के इलाके में। बलोच के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो बता दूं, पाकिस्तान में प्रोविंस होते हैं, जैसे इंडिया में जो है स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, वैसे पाकिस्तान में प्रोविंस होते हैं। तो बलूचिस्तान उन्हीं प्रोविंस में से एक प्रोविंस है, जो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वो उस साइड शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, अपोजिट साइड ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। अगर आपने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी धुरंधर, जिसका सेकंड पार्ट भी अभी आने वाला है, तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें ना बलूचिस्तान के सीन दिखाए गए हैं। आई नो कि वो जो सीन है वो पाकिस्तान में शूट नहीं हुआ है, बट उस तरीके का जो इलाका है वो पाकिस्तान में स्थित है, जहां से मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे बलूचिस्तान से जो है में स्थित है मेहरगढ़। तो आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, प्राग ऐतिहासिक काल के औजारों का निर्माण मुख्य रूप से किस पत्थर से होता था? तो जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो पत्थर औजार थे, उनका यूज जिनको जो बनाने में कौन सा जो है आपका पत्थर यूज होता था? तो इसका आंसर रहेगा चार्ट एंड जेस्पर। चार्ट एंड जेस्पर। एक इमेज ऐड कर दूंगा मैं चार्ट एंड जेस्पर की। ठीक है, कि इस तरीके का जो है पत्थर होता था जिसका यूज किया जाता था औजार बनाने के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं चार्ट और जेस्पर को। ठीक है। एंड इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, क्वार्टजाइट के बारे में भी हमने पढ़ा था, के बाद इन पत्थरों का यूज बढ़ा। क्वार्टजिट जो है बड़े पत्थर हुआ करते थे, मजबूत पत्थर हुआ करते थे, उसी कारण उसका यूज करने के कारण उस टाइम का जो मनुष्य था उसे क्वार्टजाइट मैन कहा गया था, याद रखेंगे। उसके बाद जिस पत्थर का उपयोग बढ़ा था वो था चर्ट एंड जैस्पर। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ मैंने कॉमन सेंस वाला भी मैंने अभी ऑप्शन देखे हैं। पहली बात, कोई औजार बनाने के लिए संगमरमर, एक सेकेंड, कोई औजार बनाने के लिए संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट का यूज करेगा क्या? तो जब ये क्वेश्चन पूछा ग्रुप डी में एसएससी ने, तो जिन्होंने भी इसका आंसर इन तीनों में से एक लगाया था, उन्होंने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कॉमन सेंस तो होगा, राइट, कि इसका आंसर जो है ये तीन तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो तीन ऑप्शंस है जो हमारी आम मर्रा की जिंदगी में हम देखते आ रहे हैं। संगमरमर से औजार बने हैं क्या? चूना पत्थर से औजार बने हैं क्या? ग्रेनाइट से औजार बने हैं क्या? चर्ट जैस्पर वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट है, या वो मुख्य रूप से वो पत्थर है जिससे आप औजार बना रहे थे। तो हमारी इस पहली क्लास का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में पाषाण युग का अंत किस धातु की खोज के साथ माना जाता है? एसएससी सीपीओ और यूपीपीएससी में आया क्वेश्चन है, रिसेंटली 1-2 साल की गैप में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो रहेगा आपका रहेगा तांबा। जैसे ही तांबे की खोज होती है, तो जो मनुष्य जो है वो ब्रोंज एज की तरफ जाने लगा। ब्रोंज एज का मतलब होता है जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी जिसे कहते हैं, वहां की स्टार्टिंग होती है। तो जैसे ही कॉपर की या तांबे की खोज होती है तो स्टोन एज आपका जो है एंड होने लगता है वहाँ पे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा आज का ये पहला वीडियो एंड होता है, जिसमें हमने हिस्ट्री के जो पहला टॉपिक है स्टोन एज, उससे जुड़े टॉप मोस्ट आईएमपी टॉप 100 जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे ने जो पूछे हैं 2020 से लेकर 2026 के बीच में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप करवा दिए हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह जैसे आज हम स्टोन एज का टॉपिक लेके आए हैं, अगला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा। आप उसे इंडिविजुअली पहले भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं है। बट अगर आप हिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले ये वाला वीडियो देखेंगे स्टोन एज का, उसके बाद आप आईवीसी पे जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पे जाएंगे। तो 2 घंटे की, ऑलमोस्ट 2 घंटे की इस क्लास में हमने समझा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन पाते हैं, किस तरीके का लेवल रहता है। कोई जो है स्पेसिफिक लेवल है ही नहीं एक्चुअली हिस्ट्री का। ठीक है। तो इसे हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। आज का हमारा वीडियो एंड होता है इसी के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।